हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक नया नवेला यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये यूनिट आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्राइसिंग समझ सकते हो, यानी कि एक चीज का, एक सामान का, एक गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस सेट करना। आप ऐसे नहीं अचानक से सेट कर देते हो कि इसका प्राइस ये होगा, इसका प्राइस ये होगा, इसका प्राइस ये होगा। नहीं, आपको बहुत सारे मार्केट सर्वे करने पड़ते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर को समझना पड़ता है, मार्केट कंडीशंस को समझना पड़ता है, फिर जाके आप एक चीज का प्राइसिंग करते हो। तो आज वही सब चीज समझेंगे। प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर को आज फोड़ेंगे दोस्तों। फटाफट से बताओ, हाउ इज द जोश। सबके मुंह से आवाज सुनना चाहिए भाई। हाउ इज द जोश, जोश कैसा है तुम्हारा भाई। यूनिट नंबर 4 आज फोड़ेंगे, करेंगे। क्लियर है। तो आज हम लोग कर रहे हैं लेक्चर नंबर 1। अब देखते हैं इस यूनिट में कितना लेक्चर लगता है। क्लियर है। तो 3 लेक्चर में खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन आप लोग प्लीज ध्यान दीजिए। हम लोग ट्राई करेंगे कि 2 लेक्चर में एकदम डिटेल्ड तरीके से ये चैप्टर को खत्म कर दें। क्लियर है। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं। क्लियर है। चलिए, तो प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का। और आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है, आप लोगों को बस ध्यान पूर्वक सुनना है। और ये पीडीएफ आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है, प्रिंट करा लीजिएगा, पढ़िएगा या लिखिएगा, कुछ भी कीजिएगा, लेकिन सबसे पहले अभी कंसंट्रेशन के साथ सुनिए। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राइसिंग किसको बोलते हैं। सर, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका मतलब तो समझाइए, प्राइसिंग किसको बोलते हैं, प्राइसिंग क्या होता है। तो सीधा सा बात है, प्राइसिंग का मतलब अपने गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस सेट करना। ये फोन है, ये फोन मैं कितने में बेचूं जिससे मेरे को भी फायदा हो, कस्टमर भी खरीद पाए इसको, और मार्केट में मेरे कंपटीटर इस फोन को कितने में बेच रहे हैं। मैं अचानक इस फोन का दाम सेट नहीं कर दूंगा कि इसको मैं 10 में बेचूंगा या 20 में बेचूंगा या 30 में बेचूंगा। मेरे को मार्केट कंडीशन समझना पड़ेगा कि मेरे जो कंपटीटर है वो कितने में बेच रहा है, कस्टमर कितने में अफोर्ड कर सकता है, मेरे को कैसा डिमांड चाहिए, मैं कौन से ग्रुप ऑफ कस्टमर्स का को टारगेट कर रहा हूं। ये सब सब समझना पड़ता है मुझे, कस्टमर बिहेवियर को समझना पड़ता है, फिर जाके मैं इस फोन का प्राइस सेट करूंगा। तो प्राइसिंग का मतलब क्या हो गया। प्राइसिंग का मतलब सिंपल सा चीज है, एक प्राइस को सेट करना, एक सामान का प्राइस को सेट करना। क्लियर है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, प्राइसिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ मनी दैट ए कस्टमर विल पे फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विसेज। प्राइसिंग का मतलब ये होता है कि एक प्रोडक्ट या एक सर्विसेज का प्राइस को सेट करना, कितना एक कस्टमर को पे करना चाहिए। अगर मैं ये पेन बेच रहा हूं, ये पेन का प्राइस कितना होना चाहिए, अगर मैं उसको मार्केट सर्वे के द्वारा या मार्केट कंडीशन को समझ के या कंज्यूमर बिहेवियर को समझ के इस पेन का जब प्राइस सेट करता हूं, उसे बोलते हैं बेटा प्राइसिंग। ऐसे नहीं कि भाई मैं नींद में सोया हूं, अचानक से जागा, इस पेन का प्राइस सेट कर दिया। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। बहुत एनालिसिस करना पड़ता है कि मेरे कंपटीटर कितना में बेच रहा है, सबसे पहला तो ये। उसके बाद मार्केट कंडीशन क्या है, कस्टमर बिहेवियर क्या है, सब समझ के हम लोग प्राइसिंग करते हैं। तो प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज आप बेच रहे हो उस गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस सही तरीके से एक्यूरेटली सेट करना। क्लियर है। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व्स सेटिंग ए प्राइस पॉइंट दैट बैलेंसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मार्केट डिमांड, कंपटीशन एंड डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन। एक बात बताइए आप, एक पेन को आपने 10 रुपए में बनाया और उसको 11 रुपए में बेचा, तो बताइए आपका प्रॉफिट होगा या नुकसान। सर जाहिर सा बात है नुकसान होगा। अगर मैं एक चीज को 10 रुपए में बना रहा हूं और बस 1 रुपया का प्रॉफिट मार्जिन रख के बेच दे रहा हूं, तो फिर तो बहुत ज्यादा नुकसान है हमारा, बिकॉज हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट भी तो है। क्लियर है। तो सिंपल सा बात है, आपको अपना कॉस्ट समझना पड़ेगा, आपने कितना खर्चा किया है। मैं इस पेन का प्राइस जब सेट करूंगा बेटा, तो मैं क्या सबसे पहले एनालाइज करूंगा कि इस पेन में मैंने कितना खर्चा किया है, इस पेन का मार्केट में डिमांड कैसा है। डिमांड अगर ज्यादा है, अगर लोग बावले हुए पड़े हैं इस पेन को लेने के लिए, तो मैं इस पेन का प्राइस ज्यादा सेट करूंगा।
मेरा कंपटीटर कौन कौन है और कैसे compete कर रहे हैं मेरे से, ये सब समझना पड़ता है बेटा, तब जाके आप प्राइसिंग करते हो। आप ऐसे अंधाधुन प्राइसिंग नहीं कर सकते हो, अपने हिसाब से प्राइसिंग नहीं कर सकते हो। आप एक रास्ते पे जाओ, एक रास्ते पे 4 पानी पूरी वाला बैठा रहता है। अब चारों का चारों पानी पूरी वाला सेम प्राइस पे जब तक पानी पूरी नहीं बेचेगा तब तक उनका धंधा नहीं चलने वाला। मान लो मान लो एक रास्ते पे गए आप, ए, बी, सी और डी, ये चारों जन पानी पूरी बेच रहा है, और ये चारों जन में से सिर्फ बी जो है ये 12 रुपए में बेच रहा है और बाकी सब 10 रुपए में पानी पूरी बेच रहा है, मान लो। ये बताओ कि तुम किससे खाना पसंद करोगे, बी से या ए सी डी से? सर ऑफ कोर्स ए सी डी, सेम पानीपुरी अगर 10 रुपए में बेच रहे हैं तो हम लोग ए सी और डी से खाएंगे, बी से हम लोग खाएंगे नहीं, सिंपल सा बात है। तो इसी को बोलते हैं प्राइसिंग, इसी को बोलते हैं कि कंपटीशन को देख के प्राइसिंग सेट करना। अगर जियो अपना प्लान 500 में बेचेगा और एयरटेल अपना प्लान 999 में बेचेगा तो क्या एयरटेल का धंधा चलेगा? बिल्कुल नहीं सर, एयरटेल डूब जाएगा, बिकॉज कंपटीशन के साथ उसको चलना है। अगर पेप्सी का प्राइस है 40 रुपए, कोका कोला का प्राइस है 90 रुपए, तो बताओ चलेगा? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। तो आपको प्राइसिंग प्राइसिंग अपना कंपटीशन को देख के या कंपटीटर को देख के भी सेट करना पड़ता है कि आपके कंपटीटर क्या कर रहे हैं। आज मैं ही ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, मेरे को देखा देखी करके बहुत टीचर्स ने 999 का कोर्स लॉन्च कर दिया। क्यों भाई? क्योंकि वो कंपीट करना चाहते हैं मुझे। अगर वो 2000 5000 में पुराने जमाने के जैसा बेचेंगे फिर मेरे को कंपीट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो जानते हैं अभिषेक झा क्लासेस क्वालिटी एजुकेशन सबसे सस्ता में प्रोवाइड करता है। तो कंपीट करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो मजबूरन उन लोगों को 999 में आना पड़ा, सिंपल सा बात है। क्लियर है? तो सीधा सा बात है, प्राइसिंग हम लोग कैसे करते हैं? प्राइसिंग हम लोग क्या क्या देख के करते हैं सर? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को देख के, कि प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना लग रहा है, लैंड मतलब कि लैंड का रेंट कितना लग रहा है, लेबर को कितना देना पड़ रहा है, कैपिटल यानी मशीनरी कितना लग रहा है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को देख के हम लोग प्राइसिंग करते हैं। मार्केट डिमांड को देख के प्राइसिंग करते हैं। मान लो डिमांड बहुत ज्यादा है तो प्राइस हाई सेट करेंगे, डिमांड कम है आपका तो प्राइस लो सेट करेंगे। इसके बाद कंपटीशन को देख के मेरा कंपटीटर किस प्राइस पॉइंट में बेच रहा है उस प्राइस पॉइंट में हम भी बेचेंगे, और प्रॉफिट मार्जिन को देख के हम लोग प्राइस को सेट करते हैं। क्लियर है? कितना प्रॉफिट मार्जिन हमारा हो रहा है, कम से कम आपका प्रॉफिट मार्जिन कम से कम 25 to 30% तो होना ही चाहिए। अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन 1% है तो क्या घर चलाओगे आप, क्या गुंडा बनेगा रे तू? प्रॉफिट मार्जिन तो होना चाहिए ना, तो प्रॉफिट मार्जिन भी हम लोग देखते हैं। क्लियर है? और यहां पे देखिए, यहां पे खास बात लिखा हुआ है, इफेक्टिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, effective pricing strategies consider factors such as consumer behavior, market condition and the overall marketing mix to maximize revenue and to achieve business objective। यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आप इफेक्टिव तरीके से प्राइसिंग करना चाहते हैं, अगर आप अच्छा तरीके से प्राइसिंग करना चाहते हैं तो कंज्यूमर बिहेवियर को समझो। सबसे पहले अपना कस्टमर को समझो, कंज्यूमर को समझो, कंज्यूमर कैसा बिहेव करता है, एक प्राइसिंग को देख के उसको समझो, उसको समझना पड़ेगा आपको। अगर आप सही तरीके से प्राइस सेट करना चाहते हो तो कंज्यूमर बिहेवियर को समझो, मार्केट कंडीशन को समझो, और ओवरऑल मार्केट मिक्स जितना भी मार्केटिंग के कंपोनेंट्स है उसको भी आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसको आप बना बना के लिख सकते हो ना बेटा, इसको आप बना बना के लिख सकते हो ना बेटा। बना बना के ऐसे लिखना है जैसे लव लेटर लिखते हो, जैसे अपने माशुका के लिए, जैसे अपने बाबू सोना के लिए लव लेटर लिखते हो, बाबू मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, बिल्कुल इसी तरीके से आपको बना बना के लिखना है। ये तो बहुत आसान है। क्लियर है ना भाई? तो प्राइसिंग का मतलब क्या होता है? प्राइसिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ मनी दैट ए कस्टमर विल पे फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विसेज। प्राइसिंग का मतलब ये होता है कि मैं प्राइस सेट कर रहा हूं, जो प्राइस कस्टमर मेरे को पे करेगा गुड्स एंड सर्विसेज का। क्लियर है? प्राइसिंग का मतलब प्राइस सेट करना, सीधा सा बात है। इस पेन का मैं प्राइस सेट करूंगा, इस बैग का मैं प्राइस सेट करूंगा, इस चार्जर का मैं प्राइस सेट करूंगा, जिस प्राइस में कस्टमर भी कंफर्टेबल हो, मैं भी कंफर्टेबल हूं, और मेरे कंपटीटर को भी मैं कंपीट कर पा रहा हूं। क्लियर है? और मैं प्रॉफिट मार्जिन भी बचा पा रहा हूं, ये सब मैं देखूंगा। क्लियर है? चलो,
It involves setting a price point that balances the cost of production, market demand, competition and desired profit margins. ठीक है, मतलब कि सिंपल सा बात है, प्राइसिंग में क्या क्या कंपोनेंट्स है, प्राइसिंग में क्या क्या देखना पड़ता है हम लोग को? सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखना पड़ता है कि हमारा खर्चा कितना लग रहा है प्रोडक्शन में, मार्केट डिमांड कितना है, जो गुड्स का प्राइसिंग सेट करने वाला हूं उसका मार्केट डिमांड कैसा है, फिर मेरा कंपटीटर को देखता हूं मैं, कंपटीशन को देखता हूं मैं, मेरे कंपटीशन किसके साथ है, वो कितने में बेच रहा है, उसके लगभग लगभग प्राइस में ही मेरे को बेचना पड़ेगा वरना बर्बाद हो जाऊंगा मैं। और डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन, मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना है वो भी मेरे को देखना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इफेक्टिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज कंसीडर फैक्टर सच एज कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट कंडीशन एंड ओवरऑल मार्केटिंग मिक्स। मतलब प्राइसिंग स्ट्रैटेजी आप बहुत अच्छे से प्राइसिंग स्ट्रैटेजी तभी बना सकते हो जब आप कंज्यूमर बिहेवियर को समझते हो, जब आप मार्केट कंडीशन को समझते हो, जब आप ओवरऑल मार्केटिंग मिक्स को समझते हो, तब जाके आपका इफेक्टिव प्राइसिंग बन सकता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े, आपकी अनुमति है तो आप आगे बढ़े बेटा, चलिए 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 चलिए। अब हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग। क्यों करते हैं प्राइसिंग, क्या जरूरत पड़ गई प्राइसिंग की, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग, क्या उद्देश्य है प्राइसिंग का, क्लियर है, प्राइसिंग का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। तो प्राइसिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल। एक बिजनेसमैन अगर सही तरीके से प्राइसिंग सेट नहीं करेगा तब सरवाइव कर पाएगा मार्केट में। अगर वो 10 रुपए का चीज 11 रुपए में बेचता है, मतलब कि 10 रुपए उसको बनाने में लगा, एक चीज को 10 रुपए उसको बनाने में लगा, और वो चीज वो सिर्फ 1 रुपए प्रॉफिट मार्जिन रख के बेचता है, तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा मार्केट में? बिल्कुल भी नहीं सर। तो सर्वाइवल के लिए आपको सही तरीके से, एक्यूरेट तरीके से प्राइसिंग को फिक्स करना पड़ता है। मेरा बस चले तो मैं आपको प्रो बैच 200 या 100 रुपए में दे दूं, लेकिन मेरा प्राइसिंग, मेरा घर चल पाएगा बताइए? तो प्राइसिंग ऐसा सेट करो जो कस्टमर का भी नुकसान ना हो, आपका भी नुकसान ना हो, सीधा सा बात है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, सर्वाइवल। बिजनेसमैन या कॉर्पोरेट्स अपने सर्वाइवल के लिए प्राइसिंग सेट करते हैं। The objective of pricing for any company is to fix a price that is reasonable for the customer and also the producers. कस्टमर के लिए भी सही हो और प्रोड्यूसर के लिए भी सही हो, मतलब कि प्रोड्यूसर भी अपना घर चला सके और कस्टमर भी अपना घर मतलब कि घर चला सके। ठीक है, टू सर्वाइव इन द मार्केट, मार्केट में सर्वाइव करने के लिए दोनों को जिंदा रहना पड़ेगा, कस्टमर को भी जिंदा रहना पड़ेगा एंड प्रोड्यूसर को भी मतलब जिंदा रहना पड़ेगा, सीधा सा बात है। ठीक है, तो वंस द सर्वाइवल फेज इज ओवर द कंपनी कैन स्ट्राइव फॉर एक्स्ट्रा प्रॉफिट। जब सर्वाइवल फेज खत्म हो जाता है, जब कंपनी को लगता है कि हाँ भाई मैंने अपना प्रमोशन कर दिया, उसके बाद कंपनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए आगे बढ़ सकता है, अपना दाम बढ़ा सकता है। क्लियर है, यहां पे बोल दिया गया है क्लियरली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक्सपांशन ऑफ करंट प्रॉफिट। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है एक्सपांशन ऑफ करंट प्रॉफिट। आपका जो करंट प्रॉफिट है उसको आप एक्सपांड करना चाहते हो, आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाना चाहते हो, इस वजह से भी आप प्राइसिंग करते हो। Most of the companies tries to enlarge their profit margin by evaluating the demand and supply of the services and goods in the market। सीधा सा बात है, यहां पे क्या बोला है कि हर एक कंपनी चाहता है कि उसका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा ना थोड़ा करके बढ़ जाए। आपका आपका सामान का डिमांड अगर ज्यादा है, एक बात समझो, आपका सामान का डिमांड अगर ज्यादा हो रहा है, कस्टमर्स जान रहे हैं, बहुत भीड़ लग रहा है, तो आप क्या करोगे, आप प्राइजेस को भी बढ़ाना चाहोगे, सिंपल सा बात है, प्राइसिंग को भी बढ़ाओगे, प्रॉफिट मार्जिन को भी बढ़ाओगे अपना। तो हर एक कंपनी चाहता है कि मेरा जो अभी का प्रॉफिट हो रहा है उसको मैं किसी भी तरीके से एक्सपांड करूं, थोड़ा ज्यादा करूं, बिकॉज मेरे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसका जो है बहुत ज्यादा डिमांड हो रहा है, उसका सप्लाई भी उसी अकॉर्डिंग से हम लोग कर रहे हैं। ज्यादा सप्लाई कर रहे हो और ज्यादा डिमांड हो रहा है, इट मींस आपको प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। सो द प्राइसिंग इज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट डिमांड। सो प्राइसिंग कैसे फिक्स होता है, आपका सामान का डिमांड को देख के। अगर मान लो ये पर्स बहुत यूनिक बन गया, ये जो पर्स है, ये पर्स कल को बहुत यूनिक मतलब कि बन गया, जैसे अपना टाइम आएगा वाला टी शर्ट बना था, और ये पर्स कल को 1000 रुपए में बिके, तो सीधा सा बात है, आपका प्रोडक्ट का डिमांड है, लोग खरीद रहे हैं 1000 रुपए में, इसीलिए बिक रहा है।
क्लियर है? तो प्राइसिंग उसी हिसाब से सेट किया जाता है, कस्टमर के डिमांड के हिसाब से सेट किया जाता है। कस्टमर कैसे डिमांड कर रहा है, किस तरीके से डिमांड कर रहा है, उस हिसाब से सेट किया जाता है। अगर आपका सामान का डिमांड ही नहीं है तो प्राइस आपका लो ही रहेगा, डिमांड ज्यादा है तो प्राइस आपका बढ़ेगा, सीधा सा बात है। ठीक है? इफ द डिमांड इज हाई द प्राइस विल ऑल्सो बी हाई, सीधा सा बात है। जैसे मान लो आईफोन 16 का एग्जांपल लेते हैं। अब देखोगे बहुत सारे छपड़ी निब्बा निब्बी लोग क्या करते हैं, आईफोन आता है और दौड़ चलते हैं, मुझे आईफोन खरीदना है, मुझे आईफोन खरीदना है, मुझे इस दुनिया का राजा बनना है, मुझे आईफोन तो खरीदना ही खरीदना है, किडनी बेच दो लेकिन मुझे आईफोन खरीदना है। तो आईफोन 16 जब आएगा ना, फिर देखोगे स्टॉक रहेगा 100 और लेने वाले रहेंगे 10,000। शुरू शुरू में जब आता है तब एकदम लिमिटेड स्टॉक रहता है आईफोन का, और पता नहीं बहुत ज्यादा रईस जादव को एकदम शुरू शुरू में ही चाहिए होता है आईफोन, कि मुझे अभी ही चाहिए, कोई भी हालत में अभी ही मुझे आईफोन चाहिए। तो स्टॉक रहेगा 100 और लेने वाले लोग रहेंगे 10,000। तो फिर क्या होगा, तो फिर आईफोन 16 का दाम जो कि 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए होगा, वो सीधा सा बात है 50,000 या 25,000 से बढ़ जाएगा। अगर डिमांड ज्यादा रहेगा तुम्हारे सामान का तो प्राइस भी तुमको ज्यादा करना पड़ेगा, सीधा सा बात है। एक्सेस डिमांड की वजह से एक्सेस प्राइस भी करना पड़ता है। हम लोग किए थे ना इकोनॉमिक्स में, एक्सेस डिमांड की वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशन क्रिएट होता है बेटा, इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। क्लियर है? चलो, आई होप आप लोग समझ गए। अब देखिए रूलिंग द मार्केट, यहां पे क्या बोला गया है, फर्म इम्पोज लो फिगर फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज टू गेट होल्ड ऑफ द लार्ज मार्केट साइज। अब देखो कोई कोई क्या करता है, कोई कोई एकदम सस्ता में भी बेचता है। जैसे जियो ने क्या किया था, जियो ने अपना प्लान पहले तो फ्री किया, फर्स्ट फेज में ना अपना प्लान एकदम फ्री कर दिया था 2016 में। अब 2017 आते आते ना वो 200 रुपए का कुछ रिचार्ज निकला था कि 200 रुपए खर्च करो, 3 महीने एकदम फ्री इंटरनेट और अनलिमिटेड कॉल, इस तरीके से किया था। इसके बाद 200 से 400 किया, फिर 400 से 600 किया, इस तरीके से जियो ना बढ़ाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते गया। अभी देखो 800 का मिल रहा है प्लान, है ना? तो ये क्या है, ये स्ट्रैटेजी है, ये पूरा मार्केट को ऑक्यूपाई करने का स्ट्रैटेजी है। आप जितना कम में बेचोगे, जितना कम प्राइसिंग में बेचोगे गुड्स एंड सर्विसेज, उतना लोग अट्रैक्ट होते हैं। आप अगर क्वालिटी चीज एकदम कम प्राइस में दे रहे हो ना तो लोग आप पे अट्रैक्ट होंगे। तो फर्म लोग क्या करता है, फर्म इंपोज लो फिगर फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज टू गेट होल्ड ऑफ द लार्ज मार्केट साइज। मतलब लार्ज मार्केट को कैटर करने के लिए आप सस्ते में बेच रहे हो, आप लो फिगर में गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हो। जब स्विगी और जोमेटो आया था, एक एग्जांपल दे रहा हूं, जब स्विगी आया था नया नया और जब जोमेटो आया था तो क्या करता था, मतलब कि जोमेटो बोलता था कि 50% ऑफ ऑन योर फर्स्ट 3 ऑर्डर्स। मतलब आप 100 रुपए का सामान अगर ऑर्डर कर रहे हैं तो सीधा सा बात है आपको सिर्फ 50 रुपए लगेगा, और वो 50 रुपीज, रेस्ट वो 50 रुपीज जोमेटो स्विगी बियर करता था आपके लिए। क्यों क्यों करता था ऐसा? मार्केट को ऑक्यूपाई करने के लिए, मार्केट में रूल करने के लिए। आज देखो आज स्विगी जोमेटो कितना पॉपुलर हो चुका है। ये सब जो ऑफर्स वगैरह निकाले थे, ये सब जो ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज वगैरह आप लोग को दिए थे, इस वजह से स्विगी जोमेटो आज पॉपुलर हो गया। आज थोड़ा सा ज्यादा प्राइस भी ले रहा है, फिर भी आप खरीद रहे हो, फिर भी आप खा रहे हो, फिर भी आप ऑर्डर 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 कर रहे हो, ऑर्डर पे ऑर्डर कर रहे हो, है कि नहीं बताओ? तो सीधा सा बात है, स्विगी जोमेटो का टैक्टिक्स था। जब उबर आया था मुझे अभी भी याद है, उबर आया था तो एक ऑफर था 50% ऑफ ऑन योर फर्स्ट 7 ट्रिप। भाई मैंने 7 के 7 ट्रिप 50% ऑफ लिए हैं, सीधा सा बात है। कहीं पे मेरे को जाना होता था तो कहीं पे अगर मेरे को जाना होता था कहीं पे तो मान लो कि 250 उसका भाड़ा रहता था, तो 250 के जगह मेरे को वहां पे 125 देना पड़ता था। जब नया नया कंपनी आता है, जब वो चाहता है कि किसी भी तरीके से मैं मार्केट को रूल करूं, तो उसको डिस्काउंट्स लाने पड़ते हैं बेटा, उसको कूपन्स लाने पड़ते हैं, उसको प्राइसिंग थोड़ा सा लो सेट करना पड़ता है, सीधा सा बात है, ताकि वो लोग रूल करे मार्केट को। क्लियर है? ये क्या है, ये कौन सा फीचर है सर, ये कौन सा फीचर है? ये है रूलिंग द मार्केट। प्राइसिंग का थर्ड ऑब्जेक्टिव, रूलिंग द मार्केट। फर्म क्या करता है कि भाई थोड़ा कम फिगर रखता है, थोड़ा कम प्राइस रखता है और मार्केट को पूरा होल्ड करता है, लार्ज मार्केट को अपने अट्रैक्ट करता है अपने तरफ।
क्लियर है? इसके बाद a market for an innovative idea. Here the company charge a high price for the product and services that are highly innovated and used cutting edge technology. मतलब देखो, जैसे आईफोन क्या करता है? आईफोन बोलता है सैमसंग, ओप्पो, वीवो 10,000 में 20,000 में बिके, लेकिन हम अपना फोन 1 लाख में बेचेगा। आईफोन खुलेआम बोलता है कि हम अपना फोन 1 लाख में बेचेगा, क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजी सबसे सुपीरियर है। सबसे सुपीरियर टेक्नोलॉजी है। हमारा कैमरा सबसे मस्त वाला कैमरा है, डीएसएलआर को भी फेल कर देगा हमारा कैमरा। खुलेआम बोलता है कि हम 1 लाख में बेचेगा, खरीदना है तो खरीदो वरना भाड़ में जाओ। तो फर्म लोग क्या करता है, कुछ फर्म ऐसे करते हैं कि हाई प्राइस जानबूझ के सेट करते हैं, क्योंकि उनको अपना क्वालिटी का अंदाजा रहता है। वो लोग जानते हैं कि वो लोग यूनिक है, जो दूसरे नहीं कर सकते वो मैं कर सकता हूं, मैं ज्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट बना सकता हूं। सीधा सा बात है। द प्राइस इज हाई बिकॉज ऑफ द हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। आईफोन का प्राइस हाई क्यों रहता है? बिकॉज कॉस्ट भी उन लोगों का हाई रहता है। वो लोग जो क्वालिटी यूज करते हैं ना, एक आईफोन तुम खरीदो, पहले एक आईफोन तुम खरीदोगे ना, 5 साल 10 साल वो ऑटोमेटिकली चलेगा बिना हैंग के। हैंग तो उन लोगों का फोन में रहता ही नहीं है, हैंग वगैरह कुछ नहीं करता। उन लोगों का हर चीज एकदम क्वालिटी वाला रहता है, ठीक है? तो ऑफ कोर्स उसका प्राइस हाई क्यों रहेगा? हाई इसलिए रहेगा क्योंकि हाई प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह से। ठीक है, तो आईफोन का एग्जांपल हम दे दिए, ए मार्केट फॉर एन इनोवेटिव आइडिया। अगर तुम कुछ इनोवेटिव बना रहे हो, तुम कुछ ऐसा चमत्कारी चीज बना रहे हो, तो उसके लिए तुम जानबूझकर हाई प्राइस लोगे ही लोगे। तुमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन क्या बेच रहा है, बाहर में जाए सब। मैं अपना प्राइस हाई सेट रखूंगा क्योंकि मैं यूनिक हूं। क्लियर है? ओके। इसके बाद सेल्स ग्रोथ, टू बूस्ट सेल्स वॉल्यूम थ्रू स्ट्रैटेजिक प्राइसिंग। अब देखो, स्ट्रैटेजिक प्राइसिंग की वजह से, मतलब कि मैंने अगर डिस्काउंट दिया, वही बात है, मैंने अगर डिस्काउंट दिया, मैंने अगर कूपन दिया, इससे क्या होगा? इससे मेरा सेल का ग्रो होगा, इससे बहुत सेल होगा मेरा। तो डिस्काउंट्स अगर तुम देते हो, प्रमोशंस करते हो, कूपन्स वगैरह देते हो, जैसे उबर देता है, स्विगी देता है, जोमेटो देता है, ठीक है? तो इससे क्या होता है? इससे उनका सेल का ग्रोथ होता है, सेल्स का ग्रोथ होता है। क्लियर है? चलो आगे। आगे अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग। क्यों इतना जरूरी है प्राइसिंग? तो इतना जरूरी कैसे हुआ? सुनो, कैसे हुआ, कैसे हुआ, तो इतना जरूरी कैसे हुआ? इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग, आओ फटाफट से। तो सबसे पहले प्राइसिंग का इंपॉर्टेंस है रेवेन्यू जनरेशन। प्राइसिंग क्यों जरूरी है? रेवेन्यू जनरेशन के लिए। अगर प्राइसिंग करते हो तभी तो आप कमाओगे पैसा, वरना कैसे कमाओगे बताओ? It directly impacts a company's revenue and profitability by determining how much income is generated from sales. सीधा सा बात है, मतलब प्राइसिंग की वजह से आप रेवेन्यू जनरेट करते हो, आप रेवेन्यू जनरेट करते हो। सीधा सा बात है, कंपनी का रेवेन्यू पे आता है ये, इसका पूरा का पूरा इंपैक्ट, कि कितना कंपनी प्रॉफिट कमाएगा, कितना कंपनी रेवेन्यू कमाएगा। सीधा सा बात है, जिस हिसाब से तुम प्राइसिंग सेट करोगे उसी हिसाब से रेवेन्यू कमाओगे। मान लो एक मान लो एक सामान को बनाने में तुमको 100 रुपया लगा, अब उस सामान को तुम 150 में बेच रहे हो, तो 50 रुपए का रेवेन्यू कमाओगे, जो कि अच्छा रेवेन्यू है। लेकिन उसी सामान को अगर तुम 105 रुपए में बेच रहे हो, तो सिर्फ 5 रुपए का रेवेन्यू कमाओगे। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि कितना में बेचोगे तुम। जिस हिसाब से प्राइस सेट रहेगा उस हिसाब से तुम्हारा रेवेन्यू पे इंपैक्ट करेगा, पूरा का पूरा रेवेन्यू पे इंपैक्ट करेगा। क्लियर है? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस रेवेन्यू जनरेशन। दूसरा इंपॉर्टेंस मार्केट पोजिशनिंग। मार्केट पोजीशनिंग, मार्केट को ये बताएंगे कि मेरा सामान का कितना वैल्यू है, मेरा ब्रांड का कितना वैल्यू है। तो इट हेल्प्स एस्टैब्लिशिंग द प्रोडक्ट इमेज, पोजीशन एंड परसीव्ड वैल्यू। सुनो, कभी कभी मम्मी लोग क्या बोलती है कि ज्यादा दाम का सामान मिलता है ना, जो उसका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। जैसे मान लो मार्केट में एक नमक मिलता है 10 रुपए का, नमक का बात कर रहे हैं, सॉल्ट का। एक ऐसा फालतू नमक, फालतू क्वालिटी का नमक मिलता है, मतलब कि 10 रुपए का। एक नमक ऐसा भी है जिसका नाम है टाटा नमक, जो अभी 27 या 28 रुपए में मिलता है। लेकिन मम्मी लोग क्या कंसिडर करेगी? सर 27-28 रुपए का नमक, देश का नमक, टाटा नमक देश का नमक। सर कुछ भी करे, 10 रुपए का नमक नहीं खाएंगे, नमक ही तो इंपॉर्टेंट है।
तो 27-28 वाला नमक खाएंगे। तो सीधा सा बात है, प्राइसिंग के वजह से एक ब्रांड इमेज भी दिखता है कि कौन सा प्रोडक्ट का प्राइसिंग कैसा है, उसे ब्रांड इमेज भी पता चलता है कि इसका कुछ ब्रांड है या नहीं है। क्लियर है? ओके। इसके बाद आपको कंपेटिटिव एडवांटेज भी मिलता है। सर बाबू सोना सुनो, आपको ना कंपेटिटिव एडवांटेज भी मिलता है। आप अगर प्राइसिंग करते हो, आप इफेक्टिव प्राइसिंग करते हो, तो आपको कंपेटिटिव एज भी मिलता है, अट्रैक्टिंग कस्टमर्स एंड डिफरेंशिएटिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द कंपटीटर्स। सुनो, मैगी मिल रहा है अभी 14 रुपीज का, 14 या 15 रुपीज का, और ईपी मान लो मिल रहा है 10 रुपए का। तो इससे क्या, इससे ईपी का सेल्स बढ़ेगा। ईपी क्या चाहता है कि किसी भी तरीके से मेरे को डिफरेंशिएट करो। ईपी अपने अपने आप को मैगी से डिफरेंशिएट कर रहा है। ईपी बोल रहा है हम अलग है, हम अलग है, हम सस्ता दाम में, रीजनेबल दाम में बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन मैगी बोल रहा है कि हम भी अलग है, फिर हम 14 रुपीज में ही बेचेगा, और ईपी बोल रहा है कि नहीं हम 10 रुपए में बेचेगा सिर्फ। ये क्या है? ये कंपिटिटिव एडवांटेज है, यानी कि आपको अपना कंपटीशन से एडवांटेज मिल सकता है। आप थोड़ा कम प्राइस में अगर बेहतर क्वालिटी देते हो तो आपको कंपटीटिव एडवांटेज मिलता है। जैसे बहुत सारे ट्यूशन टीचर है जो अभी 3,000 में या 4,000 में पढ़ा रहे हैं, और क्वालिटी जो है उनका क्वालिटी एकदम लो वाला है। क्लियर है? लेकिन मैं यहां पे दावा कर रहा हूं कि मैं सिर्फ 999 रुपीज में इनसे बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड करूंगा। तो ये क्या है? ये कंपटीटिव एडवांटेज, मेरे को कंपटीटिव एडवांटेज मिल रहा है। इसी वजह से 1500 स्टूडेंट एनरोल हो चुके हैं। सिंपल सा बात है, क्योंकि उनको पता चल रहा है कि जो 3-4 हजार वाले टीचर हैं, ये टीचर उतने अच्छे नहीं पढ़ाते, उतने अच्छे क्वालिटी नहीं देते हैं। उनके पास पूरा टीम है, ये है वो है जो भी है, लेकिन उतना अच्छा क्वालिटी नहीं दे पाते हैं। इससे अच्छा मैं 999 में क्यों ना पढ़ लूं ऑल सब्जेक्ट्स। क्लियर है? तो ये क्या है? ये है कंपेटिटिव एडवांटेज। ठीक है, इसके बाद है कॉस्ट रिकवरी। कॉस्ट रिकवरी मतलब क्या होता है? इंश्योर्स दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केट आर कवर्ड। मतलब सीधा सा बात है, प्राइसिंग ये इंश्योर करता है कि जितना खर्चा मेरा लगा है प्रोडक्शन में, भैया जितना खर्चा लगा है मेरा, डिस्ट्रीब्यूशन में जितना खर्चा लगा है, मार्केटिंग में जितना खर्चा लगा है, उसको मैं कवर कर सकूं, उसको मैं किसी भी तरीके से कवर कर लूं। सीधा सा बात है। इसके बाद डिमांड मैनेजमेंट मतलब इन्फ्लुएंसेस कस्टमर डिमांड एंड बाइंग बिहेवियर। कस्टमर डिमांड और बाइंग बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है कि मैं अपना प्राइसिंग लेवल कैसे रखूं। मान लो कस्टमर हौला हो रहा है, पागल हो रहा है कि मुझे चाहिए अभिषेक झा का क्लासेस, मुझे चाहिए अभिषेक झा का क्लासेस, एकदम भीड़ लग चुका है, मान लो पूरी भीड़ लग चुका है। वैसा कभी नहीं होगा वैसा। तो मैं क्या सोचूंगा? मैं सोचूंगा एक काम करता हूं, थोड़ा सा प्राइस बढ़ा देता हूं, बिकॉज मेरे पास तो पूरा भीड़ लगा हुआ है। तो इस तरीके से एक थॉट होता है ना नॉर्मली। तो इस तरीके से आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, मान लो एक प्रोडक्ट आप लॉन्च करोगे, उसका एक्सेस डिमांड हो रहा है, उसका लोग बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, हद से ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, लेकिन आपके पास स्टॉक लिमिटेड है। भैया स्टॉक लिमिटेड है लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है। फिर क्या होगा? फिर ना आप लोगों को कंट्रोल करने के लिए अपना प्राइसिंग लेवल को सेट करना पड़ेगा। सीधा सा बात है, कस्टमर डिमांड एंड बाइंग बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है कि आपका प्राइसिंग लेवल क्या होना चाहिए। क्लियर है? तो इसके बाद फाइनेंशियल हेल्थ, ए वेल कंसिडर्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी सपोर्ट्स ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी रहा तो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आप मेंटेन कर सकते हो। आपका बिजनेस ज्यादा बूम पे भी नहीं जाएगा और ज्यादा डाउनफॉल भी आपको नहीं देखना पड़ेगा। सीधा सा बात है, आप एक स्टेबल बिजनेस को चला सकते हो। ए वेल कंसिडर्ड pricing strategy support overall financial stability and growth by aligning revenue goals with market conditions। ठीक है, मार्केट कंडीशंस को समझ के आप अपना प्राइसिंग स्ट्रेटजी को बना सकते हो। क्लियर है? चलिए आगे 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 हम लोग पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइसिंग। सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइसिंग सुनो, सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइसिंग। हाँ तो दोस्तों, सिग्निफिकेंस में आप इंपॉर्टेंस का भी कुछ कुछ पॉइंट्स डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाला नहीं है। ठीक है, तो बस इसको लिखना अलग तरीके से पड़ता है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइसिंग में सबसे पहला आता है रेवेन्यू इंपैक्ट। तो प्राइसिंग अगर आप करते हो तो इसका पूरा का पूरा इंपैक्ट कहां पे पड़ता है सर? रेवेन्यू पे पड़ता है। डायरेक्टली अफेक्ट द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ए बिजनेस जनरेट। प्राइसिंग सीधा सीधा इफेक्ट करता है रेवेन्यू पे। इंपॉर्टेंस में भी पढ़े थे, इंपॉर्टेंस का फर्स्ट पॉइंट ही पढ़े थे, रेवेन्यू जनरेशन, है ना? तो इंपॉर्टेंस का पॉइंट ही आप चेप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइसिंग प्रॉफिटेबिलिटी को भी इन्फ्लुएंस करता है कि आपका प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा।
आप जिस हिसाब से प्राइसिंग सेट करोगे बेटा, उस हिसाब से ही प्रॉफिट मार्जिन आएगा आपको। आप प्राइसिंग एकदम कम सेट करोगे तो प्रॉफिट मार्जिन भी कम आएगा आपको, आप प्रॉफिट भी कम कमाओगे, समझ रहे हो ना आप। लेकिन आप प्राइसिंग थोड़ा ज्यादा सेट करोगे तो आपको प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा। सबसे पहले तो रेवेन्यू पे इंपैक्ट आएगा, उसके बाद आपको प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट आएगा, उसके बाद मार्केट परसेप्शन शेप्स हाउ कस्टमर्स परसीव द वैल्यू एंड क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इंपैक्टिंग ब्रांड रेपुटेशन। मतलब प्राइसिंग पे ये डिपेंड करता है कि कस्टमर आपको देख कैसा रहा है। अगर मैं सबसे कम प्राइसिंग भी कर दूं ना तो कस्टमर आपके ब्रांड को समझेगा नहीं। एक ब्रांड जो ब्रांडेड प्रोडक्ट रहते हैं उसका प्राइसिंग थोड़ा सा हाई सेट होता है, जिससे कस्टमर का भी घाटा ना हो, जिससे बिजनेसमैन को भी घाटा ना हो। अगर आप सबसे सस्ता भी बेच दो ना, फिर भी कस्टमर सोचेगा ये घटिया प्रोडक्ट होगा इसीलिए सस्ता बेच रहा है। क्लियर है? तो ज्यादा सस्ता भी नहीं चलता है मार्केट में, सीधा सा बात है। मार्केट परसेप्शन, इसके बाद कंपीटिटिव स्ट्रेटजी डिटरमाइंस हाउ ए कंपनी कंपीट्स इन द मार्केट। मतलब सीधा सा बात है, प्राइसिंग की वजह से आप अपने कंपीटिटर के साथ कैसे कंपीट करते हो ये भी तो डिटरमाइन करता है। अगर आपके कंपीटिटर मान लो 60 रुपए में चीज बेच रहा है, आपको आपको 70 में बेचना चाहिए, आपको 65 में बेचना चाहिए। आप 120 में नहीं बेच सकते, आप 200 में नहीं बेच सकते, सीधा सा बात है। मतलब कंपटीशन के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। 19-20 का फर्क चलता है बेटा, 19-20 का फर्क चलता है, लेकिन आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा जिस हिसाब से आपका कंपटीटर चल रहा है, वरना आप बर्बाद हो जाओगे। क्लियर है? इसके बाद कस्टमर बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है। कस्टमर बिहेवियर अफेक्ट्स परचेजिंग डिसीजंस इन्फ्लुएंसिंग डिमांड एंड सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, तो ये सब क्या था, ये सब सिग्निफिकेंस था। सिग्निफिकेंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, सिग्निफिकेंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आया तो इंपॉर्टेंस वाला पॉइंट चेप देना, इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग वाला पॉइंट सिग्निफिकेंस में चेप देना बेटा, आया तो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। अभी बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग। तो प्राइसिंग में कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करता है प्राइसिंग को, कौन कौन से फैक्टर्स डिस्टर्ब करता है, इन्फ्लुएंस करता है प्राइसिंग को, ये पढ़ने वाले हैं एक एक करके। तो सबसे पहले प्राइसिंग को सबसे पहला फैक्टर डिस्टर्ब करता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपका प्रोडक्शन का कॉस्ट जैसा रहेगा उस हिसाब से प्राइसिंग रहेगा आपका। क्लियर है कि नहीं बताइए? आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर ज्यादा रहेगा, मान लीजिए आपका जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है, आप जो बनाते हो वो सामान, वो चीज जो बनाते हो आप, उसका प्राइस अगर ज्यादा है, उसका कॉस्ट अगर ज्यादा पड़ रहा है, तो प्राइसिंग क्या सेट होगा कि कम या ज्यादा? सर ज्यादा ही सेट करेंगे। लेकिन आप सस्ते में बना लेते हो तो प्राइसिंग भी उस हिसाब से ही होगा। लेकिन आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, सर मेरा खर्चा बहुत ज्यादा है, मेरे को बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है एक चीज को बनाने में, ये पेन को बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा है, तो आप उस हिसाब से उसको बेचोगे भी। क्लियर है? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है? इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट। ये सब कॉस्ट अगर आपका ज्यादा रहेगा बेटा तो प्राइजेस को भी ज्यादा रहना पड़ेगा, प्राइजेस को भी क्या ज्यादा रहना पड़ेगा। तो ये सबसे पहला फैक्टर है जो अफेक्ट करता है प्राइसिंग को, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहला फैक्टर है जो प्राइसिंग को अफेक्ट करता है, डिस्टर्ब करता है बेटा, जिसका नाम है क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद मार्केट डिमांड सुनो, ज्यादा डिमांड रहेगा तो प्राइसेस को भी आपको ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन आपका सामान का डिमांड ही कम है, लुल डिमांड है, कोई कर ही नहीं रहा ये सब डिमांड, फिर आपका प्राइस हमेशा कम ही रहेगा, सीधा सा बात है ना? यहां पे क्या लिखा हुआ है? हायर डिमांड कैन जस्टिफाई हायर प्राइसेस व्हाइल लोअर डिमांड मे रिक्वायर लोअर प्राइस टू स्टिमुलेट सेल्स। इसके बाद थर्ड, ओ हेलो, आपसे बात कर रहा हूं, सुनो, लेट के लेक्चर नहीं देखने का, बाबू सोना से बात नहीं करने का। चलो थर्ड, अब थर्ड है कंपटीशन। अगर आपके कंपटीटर आपके खिलाफ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, आपके साथ खेल रहे हैं आपके कंपटीटर, तो आपको भी उसी के हिसाब से प्राइस सेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके कंपटीटर एक चीज 100 रुपए में बेच रहे हैं तो आप 500 रुपए में कभी बेच पाओगे? बताइए।
आपके कंपटीटर वही चीज, जो चीज आप बेच रहे हो वो 100 रुपए में बेच रहा है, तो क्या आप 500 रुपए में बेच पाओगे? बिल्कुल नहीं सर। ज्यादा से ज्यादा तब 110 में बेच देंगे, 105 में बेच देंगे, लेकिन 500 रुपए में तो कोई खरीदेगा भी नहीं मेरे से। तो कंपटीशन के हिसाब से भी प्राइस डिपेंड करता है। तो एक फैक्टर ये भी है जो प्राइस को डिस्टर्ब करता है, अफेक्ट करता है, जो कि है कंपटीशन। Prices are often set in response to competitors' pricing strategy, either to match, undercut or position differentially. ठीक है? इकोनॉमिक कंडीशंस पे भी इंपैक्ट करता है प्राइसिंग। जैसे मान लीजिए इन्फ्लेशन आ गया, रिसेशन आ गया, एंड ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ, बिजनेस अभी एकदम चल नहीं रहा है, तो प्राइसिंग आपको हाई सेट करना ही पड़ेगा बेटा। इन्फ्लेशन हो रहा है तो प्राइस हाई सेट करना ही पड़ेगा, कोई कुछ कर नहीं सकते। मार्केट में आपका अगर ये पेन का रॉ मटेरियल्स का दाम बढ़ गया तो मैं क्या करूं? मेरे को भी प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, सीधा सा बात है। मैं कल कचौड़ी खाने गया, सुनो एक एग्जांपल देता हूं। मैं कल कचौड़ी खाने गया, मुझे बहुत मन कर रहा था कचौड़ी खाने का। उसमें मैं क्या किया, उसमें मैं कचौड़ी वाला को बोला कि दादा তুমি তো কচুরি 60 টাকা করে বিক্রি করতে, এখন তুমি 10 টাকা করে কেন নিচ্ছ? वो मेरे को बहुत बढ़िया से रिप्लाई दिया कि बाबू শোনো, আমাদের जो আমাদের যে ময়দা আছে, আমাদের যে তেল আছে, আলু আছে, ওর দামটাও বেড়ে যাচ্ছে, এর জন্য আমরা কচুরির দামটাও বাড়াচ্ছি। ठीक है? तो ये क्या है? ये बेटा इकोनॉमिक कंडीशन है। इन्फ्लेशन आएगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा, रिसेशन आएगा ऑटोमेटिकली प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक हेल्थ पे भी डिपेंड करता है कि देश का आर्थिक अवस्था क्या है, उस हिसाब से तो सब रिएक्ट करेंगे ना, सीधा सा बात है। इसके बाद रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से, टैक्स के हिसाब से, टैरिफ के हिसाब से भी प्राइसिंग डिसीजन अफेक्ट कर सकते हैं। मान लो गवर्नमेंट भर भर के टैक्स ले रहा है, भर भर के मेरे से टैक्स ले रहा है, लिए जा रहा है, लिए जा रहा है। मान लो 991 का कोर्स बेच रहा हूं मैं, इसमें से गवर्नमेंट 500 रुपए का टैक्स ले लिया, तो मैं क्या सरवाइव कर पाऊंगा? बताओ, मेरे को क्या करना पड़ेगा? फिर प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा सर, प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट रेगुलेशंस, टैक्सेस और वो जो मतलब कि वो जो टैक्सेस है, इससे भी ना प्राइसिंग डिसीजन इंपैक्ट करता है। ठीक है? इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मतलब समझते हो, जैसे वेयर हाउसिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, इन सब का कॉस्ट अगर बढ़ेगा तो प्राइसिंग भी बढ़ेगा बेटा। भैया ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, वेयर हाउसिंग का कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, लॉजिस्टिक का कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, तो प्राइसिंग भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कुछ कर नहीं सकते, सॉरी। क्लियर है? इसके बाद प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, बिजनेस गोल्स सच एज मार्केट और स्कीमिंग प्लेस रोल इन सेटिंग प्राइस। सीधा सा बात है, मार्केट को देख के, मार्केट स्कीमिंग को देख के ये सब सेट करने में हेल्प करता है। ठीक है? एंड लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है, प्रोडक्ट लाइफस्टाइल, मतलब कि एक सामान कितना लाइफ तक जिएगा, उसका प्राइस उस पर डिपेंड करता है, सीधा सा बात है। जैसे एक लेस खरीद लो, एक लेस खरीद लो, एक लेस का एक्सपायरी डेट रहता है 6 महीने तक, लेकिन एक आप बनाना खरीदो, सो बनाना का एक्सपायरी डेट रहता है सर 2 दिन में खराब हो जाता है वो, तो ऑफ कोर्स बनाना का दाम ज्यादा रहेगा, लेस से ज्यादा, क्या मतलब कि लेस से ज्यादा ऑफ कोर्स ये मतलब कि इसका प्राइस ज्यादा रहेगा, लेस से ज्यादा बनाना का प्राइस ज्यादा रहेगा, है कि नहीं बताओ? अगर कोई चीज 2 दिन में खराब हो रहा है, अगर कोई चीज 1 दिन में खराब हो रहा है तो उसका प्राइस ज्यादा रहेगा, और अगर कोई चीज का एक्सपायरी डेट बहुत लास्ट चल रहा है, 6 महीने तक, 8 महीने तक, 9 महीने तक, 10 महीने तक, उसका प्राइसिंग सेट रहेगा ऑटोमेटिकली। तो प्राइसिंग कम कब रहेगा? प्राइसिंग कम तब रहेगा जब एक चीज का एक्सपायरी डेट बहुत ज्यादा हाई रहेगा, और एक चीज 2 दिन में, 3 दिन में खत्म हो जा रहा है, खराब हो जा रहा है, तो उसका प्राइस हमेशा ज्यादा ही रहेगा बेटा, ज्यादा ही रहेगा, समझो ध्यान से आप। क्लियर है? तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में वरी डिपेंडिंग ऑन वेदर ए प्रोडक्ट इज इन द इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन स्टेज, तो उस पर भी डिपेंड करता है, प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है? प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल पे भी डिपेंड करता है। तो दोस्तों आज हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिए और मजा आ गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट को पढ़ के बहुत मजा आ गया। अगले क्लास में हम लोग ये जो प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसको खत्म कर देंगे। तो एक बार बता देता हूं क्या क्या पढ़े आज। आज हम लोग प्राइसिंग का मतलब पढ़े कि प्राइसिंग का मतलब क्या होता है भाई, एक सामान, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस को डिटरमाइन करने को मतलब है प्राइसिंग। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। ठीक है? इसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा? इंपॉर्टेंस पढ़ा। इसके बाद हम लोग ने सिग्निफिकेंस पढ़ा। अरे बाप रे सर बहुत पढ़े आज।
इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसेस पढ़े, मतलब कि प्राइसिंग को कौन कौन से फैक्टर्स डिस्टर्ब करता है, अफेक्ट करता है। क्लियर है? तो आज हम लोग इतना तक ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगले क्लास में हम लोग ट्राई करेंगे ये पूरा का पूरा प्राइसिंग चैप्टर को खत्म करने का। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है दोस्तों? सर सब बढ़िया, सब मजे में। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट का यूनिट नंबर हमारा 3 चल रहा था दोस्तों। मार्केटिंग मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है दोस्तों आज, ठीक है। पिछले दिन हम लोग कहां तक पढ़े थे, जरा बताओ आप। पिछले दिन हम लोग कहां तक पढ़े थे सर? पिछले दिन हम लोग पढ़े थे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग, यानी प्राइसिंग को कौन कौन सा फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करता है, वहां तक हम लोग ने पिछले दिन पढ़ा था। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग आगे का दास्ता, आगे का कारवा रेडी करने वाले हैं। चलो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्राइसिंग। प्राइसिंग के कितने मेथड्स होते हैं? प्राइसिंग के कितने मेथड्स होते हैं बाबा? क्या प्राइसिंग के मेथड्स कितने होते हैं? चलो आ जाओ। तो सबसे पहला मेथड होता है प्राइसिंग का कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। क्या सर? कॉस्ट प्लस प्राइसिंग दोस्तों, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। जहां पे क्या होता है, मान लो मैंने एक फोन बनाया, तो इस फोन का पहले मैंने ये देखना है कि इस फोन को बनाने में मेरे को कितना खर्चा पड़ा, मेरे को कितना कॉस्ट पड़ा ये फोन को बनाने में। मान लो ये फोन बनाने में मेरे को 10,000 का कॉस्ट पड़ा। ओके, तो सिंपल सी बात है, इसको तो मैं रिकॉर्ड करूंगा ही, साथ ही साथ मैं क्या करूंगा, मैं कुछ परसेंटेज जोड़ लूंगा इसमें से। मान लो कि ये फोन को बनाने में मेरे को 10,000 रुपए पड़ा, उसमें से मैं 20% और जोड़ लिया और मैं इस फोन को 12,000 में बेचूंगा। सिंपल सा बात है, क्लियर है? तो इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मतलब क्या होता है कि आप पूरा टोटल कॉस्ट पहले निकाल लेते हो, उसमें कुछ परसेंटेज ऐड करके आप अपना प्राइसिंग डिसाइड करते हो। सीधा सा बात है, एक दुकानदार क्या करेगा, जितना का माल बनाएगा सबसे पहले उसका खर्चा निकालेगा। मान लो ये फोन का खर्चा मेरा निकला 10,000 रुपए। मैं जब इस फोन का एक्सपेंस निकाला तब मेरे को पता चला कि 10,000 रुपए इस फोन का खर्चा है। उसके बाद मैं ये डिसाइड करता हूं कि मेरे को बेचना कितना परसेंट में है, मेरे को प्रॉफिट कितना परसेंट रखना है। तो मैं 20% इसमें जोड़ दिया और 20% जोड़ के ये जो 12,000 है ये प्राइसिंग अपने फोन का रख दिया। यानी कि मैं बेचूंगा इसको 12,000 में और इसको बनाने में मेरे को कितना लगा सर? 10,000 लगा। इसको बोलते हैं, इस टाइप का प्राइसिंग को बोलते हैं दोस्तों कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। इस टाइप का प्राइसिंग को क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इन कॉस्ट प्लस प्राइसिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ द मतलब कि प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड विच इज फर्दर सोल्ड विद ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ द ओनर्स प्रॉफिट। सीधा सा बात है, सबसे पहले आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करो, इसके बाद उसमें कुछ परसेंटेज ऐड कर दो और उसको बेच दो। सीधा सा बात है। इस टाइप का प्राइसिंग को क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। क्लियर है? इसके बाद एक टाइप का प्राइसिंग आता है जिसको हम लोग बोलते हैं टारगेट रिटर्निंग प्राइसिंग। टारगेट रिटर्निंग प्राइसिंग, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग ये देखते हैं कि हमने जितना इन्वेस्टमेंट किया था, मान लो हमने 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है। अब हमें कितना रिटर्न चाहिए उसमें? बहुत लोग सोच लेते हैं कि भाई 50,000 का मैं अगर इन्वेस्टमेंट किया हूं तो कम से कम 1 लाख का मेरे को रिटर्न इसमें लाना है। तो उस हिसाब से अपना प्राइसिंग आप डिसाइड करोगे। आप अगर 50,000 का इन्वेस्टमेंट किए हो और आपका टारगेट है कि कम से कम 1 लाख रिटर्न आना चाहिए, मैंने जो 50,000 लगाए हैं 1 लाख कम से कम रिटर्न आना चाहिए, ठीक है। 1 लाख रुपए कम से कम रिटर्न आना चाहिए, तो मैं उस हिसाब से अपना प्राइसिंग सेट करूंगा ना कि 1 लाख रिटर्न आ जाए। उस टारगेट के हिसाब से मैं अपना प्राइसिंग सेट करूंगा ना, उसको बोलते हैं दोस्तों टारगेट रिटर्निंग प्राइसिंग। उसको बोलते हैं बेटा टारगेट रिटर्निंग प्राइसिंग। अब यहां पे वापस से एक बार रीड कीजिए, आप रीड करोगे तभी आप समझ पाओगे। द टारगेट रिटर्न प्राइसिंग इज ए पॉपुलर प्राइसिंग मेथड। ये बहुत ही पॉपुलर प्राइसिंग मेथड है वेयर द प्राइस इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द टारगेट रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब सीधा सा बात है, मैंने 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया, मेरा टारगेट है कि भाई 1 लाख तो आना चाहिए कम से कम।
मेरा रेट ऑफ रिटर्न कम से कम 1 लाख हो, तो उस हिसाब से मैं अपना प्राइसिंग भी सेट करूंगा ना कि वही रिटर्न मुझे मिले, वही सेम रिटर्न मुझे मिले। उसको मैं क्या बोलूंगा दोस्तों, टारगेट रिटर्निंग प्राइसिंग। ठीक है, इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए आइए अब देखिए मार्कअप प्राइसिंग क्या होता है। मार्कअप प्राइसिंग में लिखा हुआ है, इन दिस मेथड द स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट इज टू बी एडेड टू द प्रोडक्ट एंड प्राइस। सिंपल सा बात है, देखो ना, ये फोन मेरा 10,000 का था, मैंने क्या किया प्राइसिंग सेट करने के लिए कि 25% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऐड कर दिया इसमें। मैंने इस फोन का टोटल कॉस्ट से 25% एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, यानी कि ये फोन मेरे को 10,000 का पड़ा। मैंने क्या सोचा कि इस फोन का जो 25% का जो कॉस्ट है ना, उसको ऐड कर दो, वही प्राइस में मैं अपना सामान बेचूंगा। सिंपल सा बात है। तो ये 10,000 का फोन है और 25% इसका कितना होगा सर, 2500, यानी कि ये फोन को मैं 12,500 रुपए में बेचूंगा। इसको बोलते हैं मार्कअप प्राइसिंग। मैंने इसका पहले टोटल कॉस्ट आइडेंटिफाई किया। सुनो, मैंने इस फोन का पहले टोटल कॉस्ट आइडेंटिफाई किया कि ये फोन का टोटल कॉस्ट कितना है। सर इस फोन का टोटल कॉस्ट है 10,000 रुपए। इसमें मैंने क्या किया, मार्कअप परसेंटेज ऐड कर दिया। मार्कअप परसेंटेज किसको बोलते हैं कि ये फोन का जो टोटल कॉस्ट है ना, ये फोन का जो टोटल कॉस्ट है उसमें से 20% या 25%, उसका 20% या 25% मैं ऐड कर दे रहा हूं। तो ये 10,000 का फोन का मैं 25% ऐड कर दिया उसी में, तो ये 12,500 का मेरा क्या बन जाएगा, फोन। इसी को मैं सेलिंग प्राइस मान लूंगा। तो बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ये मार्कअप प्राइसिंग वाला पॉलिसी फॉलो करते हैं। इन दिस मेथड द स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट इज एडेड टू द प्रोडक्ट एंड प्राइस। कुछ एक स्पेसिफिक परसेंटेज लगा देते हैं, ऐड कर देते हैं। अगर ये 10,000 का फोन है तो इसमें मान लो 20% ऐड कर दिया, 20% ऑफ दिस फोन ऐड कर दिया और उसी को बेच देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्कअप प्राइसिंग। इसके बाद होता है वो पेनिट्रेशन प्राइसिंग। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद वाला प्राइसिंग का नाम क्या है सर, वो पेनिट्रेशन प्राइसिंग। दिस मेथड इज a strategy used by the most marketers to attract customer to their business. So इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सर लोअर प्राइस में बेचेंगे सामान, सस्ता दाम में बेचेंगे सामान कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाए। इसको बोलते हैं मतलब कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग। सुनिए, ये फोन का दाम है 10,000, मैं इसको 1,000 में बेचूं, मार्केट में सबसे सस्ता, तो सारा का सारा कस्टमर का भीड़ मेरे दुकान में आएगा ना। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पेनिट्रेशन प्राइसिंग। सो ये मेथड यहां पे लिखा हुआ है, दिस मेथड इज a strategy used by the most marketer to attract customer in the business. The product is sold at lower or discounted price. सिंपल सा बात है, अगर मैं 2,000 या 3,000 डिस्काउंट कर दूंगा, इसके चक्कर में पूरा का पूरा मार्केट भी तो मेरा हो गया। इस स्ट्रैटेजी को बोलते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग। क्लियर है, मैं अपना खुद का स्ट्रैटेजी बोल दूं तुमको। मार्केट में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो अपना कोर्सेस 5,000 में बेच रहे हैं, 4,000 में बेच रहे हैं और क्वालिटी कुछ भी नहीं है उनका। मैं क्या कर रहा हूं, 1,000 रुपए में ले जाओ और क्वालिटी भी लेके जाओ। तो ये क्या है बेटा, पेनिट्रेशन प्राइसिंग। मैं लार्ज नंबर ऑफ बायर्स को ये कर रहा हूं, अट्रैक्ट कर रहा हूं अपने बिजनेस के लिए। क्लियर है, सिंपल सा बात है। चलो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पेनिट्रेशन प्राइसिंग। जो स्ट्रैटेजी जियो ने फॉलो किया, जियो ने 2016 में क्या स्ट्रैटेजी फॉलो किया, सबसे पहले तो पूरा का पूरा डेटा फ्री कर दिया, उसके बाद भाई एकदम थोड़ा सा अमाउंट दे दो, उसके बाद आज देखो कितना अमाउंट हाइक कर रहा है, पूरा मार्केट को एक्वायर करके उसके बाद दाम बढ़ा रहा है। क्लियर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सर वो पेनिट्रेशन प्राइसिंग। थैंक यू। चलो अब देखो, बहुत सारा मेथड्स और भी है। एक है मार्केट ओरिएंटेड मेथड्स। मार्केट ओरिएंटेड मेथड में क्या होता है, इन द मार्केट ओरिएंटेड मेथड द प्रोडक्ट प्राइस इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड एंड रिसर्च। मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में जो रिसर्च चल रहा है, मार्केट में जो कंपटीशन चल रहा है, उसके हिसाब से मैं अपने सामान का प्राइसिंग सेट कर रहा हूं, उसको बोलते हैं मार्केट ओरिएंटेड मेथड। मार्केट के हिसाब से अपना सामान का मैं प्राइस तय कर रहा हूं, उसको मैं क्या बोलूंगा, मार्केट ओरिएंटेड मेथड। अब देखो मेथड्स ऑफ प्राइसिंग सिखा रहा हूं बेटा बहुत सारा, ठीक है। इसके बाद देखो
इसके बाद ये वाला पढ़ो। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग मेथड। सो परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग मेथड क्या होता है देखिए। सो द परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग मेथड इज वेयर द प्रोडक्ट प्राइस इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन। मतलब कस्टमर जो एक्सपेक्ट करेगा उसके हिसाब से प्राइसिंग करेंगे। कस्टमर जो बोलेगा उसका बात सुनेंगे। कस्टमर जो प्राइस रेट में हम लोगों को बोलेगा, कस्टमर जिस प्राइस रेट में एक्सपेक्ट करता है हमसे सामान, उस प्राइस रेट में बेचेंगे। सिंपल सा बात है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग मेथड। इसको बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं कस्टमर के हिसाब से चलना। कस्टमर जो एक्सपेक्ट कर रहा है उसके हिसाब से, कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मैं अपना प्राइसिंग को डिसाइड कर रहा हूं बेटा, मैं अपना प्राइसिंग को डिसाइड कर रहा हूं। इसके बाद हो गया वैल्यू प्राइसिंग मेथड। सो वैल्यू प्राइसिंग मेथड मतलब क्या हो गया? अगर आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बेचते हो लो कॉस्ट में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैल्यू प्राइसिंग मेथड। So this pricing method is when the company produces high quality product at low cost. एग्जाम्पल ले लो भाई, क्वालिटी दे रहा हूं तुमको एकदम लो कॉस्ट में, इंडस्ट्री में सबसे सस्ता कोर्स बेच रहा हूं और सबसे ज्यादा क्वालिटी हमारे कोर्स में है। इसको मैं क्या बोल सकता हूं? वैल्यू प्राइसिंग मेथड। प्राइसिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। इसके बाद गोइंग रेट प्राइसिंग मेथड। गोइंग रेट प्राइसिंग मेथड मतलब क्या होता है? The third is the going rate pricing method where the product price is decided based on the other similar product available in the market है। तो मार्केट में जो अवेलेबल है उसी रेट से हम लोग बेच रहे हैं। मतलब सामने वाला वर्मा जी 10 रुपए के 4 फुलके खिलाता है तो मैं भी 10 रुपए के 4 फुलके ही खिलाऊंगा। मार्केट में जो चल रहा है उसी हिसाब से मैं अपना प्राइसिंग सेट करूंगा। मेरे को देखा देखी करके बहुत सारे टीचर 999 वाला कोर्सेस लेके आ गए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब वो कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है? सर गोइंग रेट प्राइसिंग मेथड। गोइंग रेट प्राइसिंग मेथड मतलब मार्केट में जो चल रहा है वो चलने दो, जो प्राइसिंग चल रहा है उसी प्राइसिंग रेट में हम लोग बेचेंगे। इसके बाद ऑक्शन टाइप प्राइसिंग मेथड। ऑक्शन टाइप प्राइसिंग मेथड मतलब सिंपल सा बात है, मैं कोई कीमती सामान में डील कर रहा हूं तो सीधा सा बात है ऑक्शन के हिसाब से बेचूंगा अपने सामान को, बोली लगेगी मेरी सामान में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्शन टाइप प्राइसिंग मेथड। ऑक्शन टाइप प्राइसिंग मेथड। इसके बाद साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग इज ए प्रैक्टिस वेयर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज सेट स्लाइटली लोअर देन दैट द होल नंबर। सिंपल सा बात है, 999, 599 ये सब क्या है? 599 भाई ये 5 का आंकड़ा में आ जाता है, लेकिन है तो भाई 600 रुपए का ही। आपको कोई चीज 999 में मिलता है ना तो आप लोग बोलते हो अरे 999 का ही तो है, हजार नहीं बोलते हो, हजार नहीं बोलते हो। ये साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी है। 1 ही रुपए में तो 1000 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। तो प्राइसिंग का बहुत सारा मेथड्स है। ठीक है, आपको 5 ही याद करना है। आपको कितना याद करना है? 5 ही याद करना है, लेकिन सब चीज रीड करके रख लेना, सब कुछ रीड करके रख लेना। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। सबसे पहला मेथड कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मतलब क्या होता है? सर कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मतलब ये होता है कि मेरा जो खर्चा है वो सबसे पहले मैं निकाल लूंगा कि इस फोन का खर्चा पड़ा मेरे को 10,000 रुपए, और ओनर अपना खुद का एक परसेंटेज डिसाइड कर लेगा कि ये 10,000 पे मेरे को 20% ऐड करना है या 25% ऐड करना है या 50% ऐड करना है। ओनर खुद ही डिसाइड कर लेगा। इसको बोलते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। इसके बाद हमने पढ़ा टारगेट रिटर्निंग प्राइसिंग। सो हमारा टारगेट है कि 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है तो 1 लाख मिलना चाहिए, तो उस हिसाब से मैं अपना प्राइस भी सेट करूंगा। उस हिसाब से मैं अपना प्राइस भी सेट करूंगा। मेरा टारगेट है कि 50,000 कहीं पे इन्वेस्ट किया है, 1 लाख मुझे मिलना चाहिए, उस हिसाब से मैं अपना प्राइस सेट करूंगा। उस हिसाब से मैं सामान को बेचूंगा, उस प्राइस पे मैं सामान को बेचूंगा। क्लियर है? अब देखो, अब थर्ड वाला पढ़े थे मार्कअप प्राइसिंग। मार्कअप प्राइसिंग मतलब क्या? इस फोन का पूरा कॉस्ट था ये 10,000 रुपए। ये फोन के कॉस्ट का कुछ परसेंटेज उसमें ऐड कर देंगे। यानी कि अगर मान लो कि 10,000 का पूरा फोन आया मेरा, तो ये 10,000 का 25% मैं इसी में ऐड कर दूंगा और इसी मार्कअप प्राइसिंग में सामान बेचूंगा अपना। यानी कि 10,000 का फोन 12,500 में बेचूंगा। सिंपल सा बात है। मार्कअप प्राइसिंग इसी को बोलते हैं, कॉस्ट का कुछ परसेंटेज ऐड कर दो। इसके बाद हमने पढ़ा वो पेनिट्रेशन प्राइसिंग, जहां पे मार्केटर्स लोग ना स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। किस चीज का स्ट्रैटेजी सर? कि कम से कम दाम में बेचो, अट्रैक्ट करो ज्यादा से ज्यादा लोग को।
कम से कम दाम, अपनी चीजों को कम से कम दाम में बेचो और अट्रैक्ट करो ज्यादा से ज्यादा लोगों को। इसको क्या बोलते हैं? पेनिट्रेशन प्राइसिंग। इसके बाद मार्केट ओरिएंटेड मेथड, मार्केट में जो चल रहा है, मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, उसके हिसाब से मैं अपना प्राइसिंग सेट कर रहा हूं। मार्केट को देख के मैं अपना प्राइसिंग सेट कर रहा हूं, मैं खुद से डिसाइड नहीं कर रहा हूं इस बार, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा सर परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग मेथड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मैं प्राइसिंग सेट कर रहा हूं, कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से प्राइसिंग सेट कर रहा हूं, तो उसको बोलेंगे परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग मेथड। इसके बाद वैल्यू प्राइसिंग मेथड मतलब क्या होता है? वैल्यू प्राइसिंग मेथड उसको बोलते हैं कि जब आप क्वालिटी प्रोडक्ट बेचते हो, जब आप कोई बहुत बढ़िया क्वालिटी का चीज बेचते हो कम दाम में, जब आप बहुत बढ़िया क्वालिटी का चीज बेचते हो कम दाम में, तब उसको क्या बोलते हैं? वैल्यू प्राइसिंग मेथड, ठीक है। गोइंग रेट प्राइसिंग मेथड मतलब क्या होता है? गोइंग रेट प्राइसिंग मेथड मतलब मार्केट में जैसा मेरा कंपटीटर चल रहा है वैसे ही चलने दो। अगर वो 10 के 4 बेच रहा है तो मैं भी 10 के 4 ही बेचूंगा, वो जैसा कर रहा है मैं भी वैसा ही करूंगा, सिंपल सा बात है। मेरे सब्स्टिट्यूट जिस रेट में सामान बेच रहा है उसी रेट में हम भी बेचेंगे। गोइंग रेट प्राइसिंग मेथड। ऑक्शन टाइप प्राइसिंग मेथड मतलब आपका सामान इतना कीमती है कि भाई ऑक्शन लगेगा, बोली लगेगी भाई, बोली लगेगी, ठीक है। इसके बाद साइकोलॉजिकल प्राइसिंग मतलब क्या है? यहां पे आपको कंफ्यूज किया जाता है, 999 बोल के आपको एक वो साइकोलॉजिकल गेम खेलते हैं आपके साथ, ठीक है। चलिए हो गया। तो ये हमने क्या पढ़ा? ये हमने पढ़ा मेथड्स ऑफ प्राइसिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राइसिंग पॉलिसीज। क्या पढ़ेंगे सर? प्राइसिंग पॉलिसीज। आइए इसको पहले रीड करेंगे, प्राइसिंग पॉलिसीज को पहले बहुत बढ़िया तरीके से रीड करेंगे, इसके बाद समझेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे। आइए सो यहां पे क्या दिया हुआ देखिए, प्राइसिंग पॉलिसी आर स्ट्रैटेजिक गाइडलाइंस, मतलब एक गाइडलाइंस है, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है, एक गाइडलाइंस दिया हुआ है कि किस तरीके से आप अपने प्राइजेस को सेट कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने प्राइजेस को सेट कर सकते हो। अगर मैं ये फोन बनाया हूं, मैं कितना दाम में बेचूं, मैं किस दाम में बेचूं, मैं किस हिसाब से सेट करूं, ये एक स्ट्रैटेजी है। प्राइसिंग पॉलिसी क्या है? ये एक स्ट्रैटेजी है कि एक बिजनेस को किस तरीके से अपना प्राइजेस को सेट करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए। प्राइसिंग पॉलिसी आर स्ट्रैटेजिक गाइडलाइंस दैट ए बिजनेस फॉलो टू सेट एंड एडजस्ट प्राइस। They encompass various approaches such as cost plus pricing। सिंपल सा बात है, बिजनेस बहुत सारे अप्रोचेस को फॉलो कर सकता है, जैसे कि कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, मार्कअप प्राइसिंग, ठीक है। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, मार्कअप प्राइसिंग, वैल्यू प्राइसिंग, हर चीज फॉलो कर सकते हैं। जितना भी टाइप्स का हम लोग जितना भी मेथड्स हम लोग अभी पढ़े, हर मेथड्स को अपना सकते हैं, लेकिन बिजनेस को अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे कंपनी के लिए कौन सा प्राइसिंग हमारे लिए सूट करेगा, कौन सा प्राइसिंग हमारे लिए सूट करेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? प्राइसिंग पॉलिसीज आर द स्ट्रैटेजिक गाइडलाइंस। जब भी आपको पूछे कि प्राइसिंग पॉलिसी क्या है, तो बता देना एक स्ट्रैटेजिक गाइडलाइंस है दैट ए बिजनेस फॉलो टू सेट एंड एडजस्ट प्राइस। बिजनेस को फॉलो करना पड़ता है, ये गाइडलाइंस बिजनेस को फॉलो करना पड़ता है टू सेट एंड एडजस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जो सामान वो बेच रहे हैं उसका प्राइस को सेट करने के लिए, उसका प्राइस को एडजस्ट करने के लिए ये स्ट्रैटेजिक गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी है। क्लियर है? ओके। इसके बाद दे कंपास वेरियस अप्रोचेस सच एज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग वेयर प्राइसेस आर सेट बेस्ड ऑन द मतलब कि प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस ए मार्कअप। सिंपल सा बात है, या तो बहुत सारा मतलब मैं अपने मतलब कि कंपटीटर्स के हिसाब से सामान, मैं अपने कंपटीटर्स के हिसाब से प्राइसिंग सेट करूंगा। मेरे कंपटीटर अगर मेरे से ज्यादा सस्ता बेच रहा है तो वो तो पूरा मार्केट लेगा, तो मैं अपने कंपटीटर के हिसाब से सेट करूंगा प्राइसिंग, ठीक है। वेयर प्राइसेस आर अलाइंड और एडजस्टेड रिलेटेड टू द मतलब कि कंपटीटर्स। पॉलिसीज मतलब क्या हो गया? पॉलिसीज मतलब गाइडलाइंस, किस गाइडलाइंस को फॉलो करके मैं अपना प्राइसेस को सेट करूं, एडजस्ट करूं। कभी कभी हम लोगों को खुद भी डिसाइड करना पड़ता है, कभी कभी हम लोगों को कंपटीटर को भी देखना पड़ता है, क्या ये क्या कर रहा है, ये किस रेट में बेच रहा है, उसी रेट के आसपास मुझे भी बेचना पड़ेगा, वरना तो ये पूरी मार्केट में दिखा जाएगा। आपको अपने कंपटीटर को भी देखना पड़ेगा। अगर जियो एयरटेल को नहीं देखेगा तो एयरटेल क्या करेगा? एयरटेल एकदम सस्ते में बेच के पूरा मार्केट एक्वायर कर लेगा, ठीक है। तो आपको अपने कंपटीटर के हिसाब से भी प्राइस को चेंज करना पड़ता है।
तो पॉलिसीज ऑल्सो इंक्लूड वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। तो पॉलिसीज में वो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग भी होता है, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग भी होता है विच फोकस ऑन परसिव्ड वैल्यू टू द कस्टमर। सिंपल सा बात है। सो प्राइसिंग पॉलिसी में ये भी देखा जाता है कि मैं कस्टमर को क्या प्रोवाइड कर रहा हूं, मैं कस्टमर को कितना अच्छा से अच्छा चीज कम से कम दाम में प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है। सो दिस, यहां पे क्या लिखा हुआ है, दीज पॉलिसीज हेल्प बिजनेस अचीव देयर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, मैनेज मार्केट पोजीशन एंड रिस्पॉन्ड टू कस्टमर डिमांड एंड कंपटीशन इफेक्टिवली। तो ये सब सारे पॉलिसीज के वजह से, ये सब सारे पॉलिसीज के वजह से हर एक कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव्स, अपना गोल्स को अचीव कर पाती है, अपने गोल्स को अचीव कर पाती है, अपने मार्केट में जो पोजीशन है वो मेंटेन रख पाती है। जैसा मार्केट में मेरा पोजीशन है उसको मैं मैनेज कर पाऊंगा, सिंपल सा बात है। एंड रिस्पॉन्ड टू कस्टमर डिमांड एंड कंपटीशन इफेक्टिवली, कस्टमर जो डिमांड करेगा मैं उसको रिस्पॉन्ड कर पाऊंगा और कंपटीशन को भी मैं देख पाऊंगा। तो प्राइसिंग पॉलिसी मेरे को बहुत बढ़िया तरीके से देखने पड़ेंगे। क्या मैं खुद से प्राइसिंग सेट करने वाला हूं? अगर खुद से प्राइसिंग सेट करने वाला हूं तो उस हिसाब से मेरे को कॉस्ट प्लस मार्कअप सेट करना पड़ेगा, या तो मैं कंपटीटर के हिसाब से भी प्राइसिंग सेट करूंगा। ठीक है। तो प्राइसिंग पॉलिसी बेसिकली क्या है? प्राइसिंग पॉलिसी आर द स्ट्रैटेजिक गाइडलाइंस। गाइडलाइंस मतलब एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो एक बिजनेस को फॉलो करना पड़ता है टू सेट एंड एडजस्ट प्राइसेस, टू सेट एंड एडजस्ट प्राइसेस। एक एग्जांपल देता हूं मैंने जब 991 वाला कोर्स लाया ना, जब सबसे पहला बार जब बीकॉम इंडस्ट्री में 991 वाला कोर्स लाया, तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे थे, बहुत सारे टीचर्स ऐसे थे कि शौक में मतलब कि रह गए पूरा कि ये 991 में कैसे ला दिया। उसके बाद वो लोग भी सस्ते करने लगे, बहुत सारे टीचर्स अपने कोर्स प्राइस एकदम सस्ता करने लगा, बहुत कम करने लगा। उसके बाद क्या हुआ? ये सब क्या है? ये सब प्राइसिंग पॉलिसी है बेटा, ये सब प्राइसिंग पॉलिसी है कि मेरे को देख के, यानी कि मेरे को देख के, यानी कि अपने कंपटीटर को देख के प्राइसिंग को कम करना। ठीक है। आज इससे भी अगर कोई अगर कम बेचेगा तो मैं देखूंगा ना उसको कि ये अगर 500 में दे रहा है तो मुझे भी 500 में देना पड़ेगा, वरना तो ये पूरा का पूरा मार्केट उसका हो जाएगा। ठीक है। ऐसा ही चलता है कंपटीशन। क्लियर है? तो प्राइसिंग पॉलिसी मतलब समझ गए आप? प्राइसिंग पॉलिसी क्या है? एक स्ट्रैटेजिक गाइडलाइंस है जो हर एक बिजनेस को फॉलो करना पड़ता है टू सेट एंड एडजस्ट प्राइसेस। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है? जरा ध्यान से, ओ हेलो, आपसे बोल रहा हूं। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है? जरा ध्यान से देखो। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज ए वे ऑफ फाइंडिंग ए कम्पिटिटिव प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट और ए सर्विस। तो सिंपल सा बात है। सो दोस्तों, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि अपने सामान के लिए सबसे बेस्ट प्राइस चूज करना, अपने सामान के लिए सबसे बेस्ट प्राइस और सबसे कंपटीटिव प्राइस फाइंड करना। सिंपल सा बात है, सबसे अच्छा प्राइसिंग करना, इसको बोलते हैं प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है। दिस strategy is combined with other marketing pricing strategies that are 4P strategy, product, price, place, promotion। हर चीज से ये मतलब कि कंबाइंड है, हर चीज से ये कंबाइंड है। ठीक है। ये जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है ये मार्केटिंग मिक्स के जो एलिमेंट्स है, जो कंपोनेंट्स है, उससे भी मतलब कि कंबाइंड है। क्लियर है? इकोनॉमिक पैटर्न या कंपटीशन, मार्केट डिमांड, फाइनली। ठीक है। तो यहां पे देखो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी मतलब क्या होता है? प्राइसिंग स्ट्रैटेजी मतलब होता है कि अपने सामान के लिए सबसे ज्यादा कंपटीटिव प्राइस फाइंड करना, अपने सामान के लिए सबसे ज्यादा अच्छा प्राइस फाइंड करना। और ये सारा चीज ये फाइंड कैसे कर पाते हैं? अपने सामान के लिए सबसे बेस्ट प्राइस कैसे फाइंड कर पाते हैं? सर बहुत सारा चीज देखना पड़ता है। 4P स्ट्रैटेजी देखना पड़ता है, 4P स्ट्रैटेजी देखना पड़ता है, इकोनॉमिक पैटर्न देखना पड़ता है, कंपटीशन देखना पड़ता है, मार्केट डिमांड देखना पड़ता है ना? So these strategy comprises of one of the most significant ingredient of the mix of the marketing। So ये जो pricing strategy है ना, ये बहुत ही important हिस्सा है मार्केटिंग मिक्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है मार्केटिंग मिक्स का कि आप कौन से प्राइस में अपने सामान को बेचोगे, आप कौन से प्राइस में अपने सामान को बेचोगे। एज इट इज फोकस्ड ऑन जनरेटिंग एंड इंक्रीजिंग द रेवेन्यू फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मेरा प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पे ही डिपेंड करेगा कि किस तरीके से मेरा फ्यूचर होने वाला है, मैं कितना कमाने वाला हूं, मैं कितना अर्न करने वाला हूं, मैं कितना रेवेन्यू जनरेट करने वाला हूं फ्यूचर में। सब चीज मेरा प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है दोस्तों। दी स्ट्रैटेजी कंप्राइजेस ऑफ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंग्रेडिएंट ऑफ मिक्स ऑफ मार्केटिंग एज इट इज फोकस्ड ऑन जनरेटिंग एंड इंक्रीजिंग द रेवेन्यू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो प्राइसिंग
स्ट्रैटेजी है, ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजी ये एम रखता है, ये फोकस करता है कि किस तरीके से मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करने वाला हूं, ठीक है, विच अल्टीमेटली बिकम्स प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। इतना तक पढ़ लीजिएगा, क्लियर है? मतलब 2 मार्क्स के लिए पढ़िएगा, 2 मार्क्स के लिए, ज्यादा नहीं, 2 मार्क्स के लिए इसको पढ़िएगा आराम से, ठीक है। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए। सो आज के लिए ना हम लोग इतना तक ही करते हैं, और फिर आज ही रात को मैं लेक्चर ले लूंगा और ये चैप्टर जो है खत्म कर दूंगा। यूनिट नंबर 4 भी आज खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है, यूनिट नंबर 4 भी आज हमारा खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं? तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम लोग यूनिट नंबर 4 कर रहे थे। कौन सा यूनिट कर रहे थे बेटा? यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 का हम लोग आज करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3। और आज हम लोग बेटा प्राइसिंग वाला पार्ट तो कर लिया ऑलरेडी भाई, प्राइसिंग वाला पार्ट हम लोग का डन हो चुका है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट। किस चीज का सर? डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट, कि आपके गुड्स एंड सर्विसेज, आपका जो गुड्स एंड सर्विसेज है, आपने जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है बेटा, वो आपके फाइनल कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेगा, उस चीज के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो सामान आप बनाते हो, मान लो आप एक प्रोड्यूसर हो, आपने एक गुड्स बनाया, आपने ये पेन बनाया मान लो, तो ये पेन आपके फाइनल कंज्यूमर तक किस तरीके से पहुंचेगा, कौन कौन से इंटरमीडिएटरी शामिल होंगे, होलसेलर को डिस्ट्रीब्यूट करोगे या रिटेलर को डिस्ट्रीब्यूट करोगे या एजेंट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, किस तरीके से अपने फाइनल कंज्यूमर तक तुम पहुंचाओगे, इसको बोलते हैं बेटा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आज बेटा हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक बहुत ही पक्का कर लेना है और यूनिट नंबर 4 को अभी के अभी इसी वक्त खत्म कर देना है, खल्लास कर देना है। क्लियर है? तो चलो आ जाओ, आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, टॉपिक है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है सर? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अगर मैं आपको सरल शब्द में, इजी वर्ड में समझाने की कोशिश करूं तो देखो, जब एक गुड्स एक मैन्युफैक्चरर बनाता है, मान लो ये पेन किसी ने बनाया होगा, और ये गुड्स जब फाइनल कंज्यूमर तक, जब तक फाइनल कंज्यूमर तक ना पहुंच जाए, वो जो एक प्रोसेस होता है, वो जो एक चैनल होता है, उसको बोलते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एक प्रोड्यूसर के एंड से लेके फाइनल कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचने का जो मीडियम रहता है, उस मीडियम को हम लोग क्या बोलते हैं? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल सा बात है, आप एक चेन को समझने की कोशिश करो। बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, इतने तो होशियार आप रहोगे ना। मैं आपको इतना होशियार समझता हूं बेटा। सुनो, एक मैन्युफैक्चरर पहले गुड्स को बनाता है कि नहीं बताओ? एक मैन्युफैक्चरर पहले वो सामान को बनाता है, फिर वो अकेले क्या सारा का सारा सामान बेच देगा? नहीं भैया नहीं, उसको हेल्प लगेगा। किसका हेल्प लगेगा? बिचौलिया का। सर बिचौलिया क्या होता है? इंटरमीडिएटरीज का हेल्प लगेगा। तो मैन्युफैक्चरर पहले क्या करेगा? होलसेलर को कांटेक्ट करेगा और होलसेलर को अपने सारे के सारे सामान बेच देगा। क्लियर है? अब वो होलसेलर क्या करेगा? होलसेलर आपके जो आसपास वाले शर्मा जी, वर्मा जी, लाला का जो दुकान है, उसको बेचेगा। यानी कि होलसेलर क्या करेगा सर? रिटेलर को बेचता है। होलसेलर वही सामान रिटेलर को बेचता है। डिफरेंट एरिया के डिफरेंट रिटेलर को वो सामान बेचता है। फिर जाके रिटेलर आपको बेचता है, फिर जाके वो फाइनल कंज्यूमर को बेचता है। ठीक है? फिर जाके ये फाइनल कंज्यूमर को बेचता है। तो यहां पे देखो, मैन्युफैक्चरर के बाद ये जो 2 इंटरमीडिएटरीज यूज हुए हैं, होलसेलर एंड रिटेलर, ये जो चैनल यूज हुए हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से कर रहे हैं हम लोग, कौन से रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। ये पेन मैं अपने फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए मैं कौन से रास्ते का इस्तेमाल कर रहा हूं, इसको बोलते हैं बेटा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है? आप लोग समझ गए? चलिए आइए आप पढ़ते हैं इसको। क्या लिखा हुआ है देखिए। A channel of distribution refers to the path through which the goods and services travel from the producer to the final consumer। यहां पे बोला है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एक रास्ता है। क्या है बेटा? एक रास्ता है
जो रास्ते से गुड्स एंड सर्विसेज गुजर के जाता है, किसके किसके यहां से सर, प्रोड्यूसर के यहां से निकलता है और फाइनल कंज्यूमर के यहां पहुंचता है। ठीक है, तो इसमें ना बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज इन्वॉल्व होते हैं। सर इंटरमीडिएटरीज मतलब क्या है? बिचौलिया, ब्रोकर, ब्रोकर इन्वॉल्व रहते हैं। ब्रोकर जैसे होलसेलर, रिटेलर, वो गुड्स को कौन पहुंचाएगा? वो गुड्स को होलसेलर पहुंचाएगा रिटेलर को, रिटेलर पहुंचाएगा फाइनल कंज्यूमर को। ठीक है, इसमें बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज रहते हैं, जैसे कि होलसेलर हो गए, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, जैसे रिटेलर्स हो गए, और कभी कभी तो भाई एजेंट्स भी रहते हैं। एजेंट्स मतलब कौन सर? अमेजन, फ्लिपकार्ट। मतलब मान लो कि मैन्युफैक्चरर सीधा अमेजन को बेच रहा है, अमेजन आपको बेच रहा है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एजेंट्स। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो इस चैनल को क्या नाम दे? ये चैनल क्या कहलाता है सर? ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। इसको बोलते हैं बेटा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट भी हो सकता है ना बेटा? डायरेक्ट भी हो सकता है। जैसे मान लो तुम समोसा का दुकान में गए, मान लो समोसा का दुकान में गए, तो वहां पे मैन्युफैक्चरर खुद ही बैठा रहता है, वो समोसे तलते रहता है, गरम 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 समोसे। आपको वो समोसे देख के लालच आ जाती है, आप बोलते हो भैया आप 5 समोसे मेरे लिए पैक कर दो और चटनी तो बिल्कुल दे देना साथ में। यानी कि मैन्युफैक्चरर वहां पे खुद बैठा हुआ है, मैन्युफैक्चरर आपको डायरेक्ट बेच रहा है बेटा। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डायरेक्टली आपको मैन्युफैक्चरर बेच रहा है बेटा। मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर डायरेक्टली हो रहा है। और कभी कभी हम लोग को इंटरमीडिएटरीज का भी रिक्वायरमेंट पड़ता है। जैसे साबुन खरीदोगे, शैम्पू खरीदोगे, उसके लिए क्या होता है? जैसे मैगी खरीदने जाओगे, उसके लिए क्या होता है? मैन्युफैक्चरर पहले होलसेलर को बेचेगा, होलसेलर रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर आपको बेचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डायरेक्ट वेयर प्रोडक्ट आर स्ट्रेट फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कस्टमर। सीधा सा बात है, प्रोड्यूसर से कस्टमर तक एकदम स्ट्रेटली चला जाएगा। बहुत सारी चीजों में होता है, जैसे कि मिल्क, आपको कभी कभी मिल्क खाना है, मान लो, ठीक है, आप क्या करते हो? आप अपने आसपास के खटाल पे जाते हो और बोलते हो भैया हमको सीधा आपसे मिल्क खरीदना है, आप ही हो इसका प्रोड्यूसर और आपसे ही हमको मिल्क खरीदना है। मिल्क आप ही यहाँ पे प्रोड्यूस करते हो, आप ही से हमको मिल्क खरीदना है, सीधा सा बात है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं डायरेक्ट चैनल। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट चैनल। और इनडायरेक्ट मतलब कभी कभी भाई बिचौलिया का भी हेल्प लेना पड़ता है, कभी कभी हम लोग को बिचौलिया का भी हेल्प लेना पड़ता है ना? जैसे मार्केट में सारे के सारे जो गुड्स एंड सर्विसेज मिलते हैं मार्केट में, उन सब चीज में ना भाई इंटरमीडिएटरीज इन्वॉल्व है, इंटरमीडिएटरीज इन्वॉल्व है। और नहीं इन्वॉल्व रहेंगे ना तो पॉसिबल नहीं है, मार्केट में पॉसिबल नहीं है। अब क्या सीधा उसके साथ आप मान लो कि कोलकाता में रहते हो और मैन्युफैक्चरर मान लो दिल्ली से है, तो क्या भाई दिल्ली जाके तुम गुड्स खरीदेगा? ऐसा पॉसिबल है? बताओ। नहीं भैया नहीं, ऐसा पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कुछ कुछ चैनल्स जो होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं, कुछ कुछ चैनल जो होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अफेक्ट्स मार्केट रीच, कस्टमर एक्सेस एंड ओवरऑल एफिशिएंसी। तो सिंपल सा बात है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को आप अगर चूज करते हो बेटा, आप अगर एक मैन्युफैक्चरर हो और आप एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यानी होलसेलर, रिटेलर का सहायता लेते हो, उससे क्या होता है? उससे आपका मार्केट रीच बढ़ता है, उससे आपका मार्केट रीच बढ़ता है, उससे आप ग्लोबली जाते हो। मतलब मान लो सिर्फ आप कोलकाता में बेच रहे थे, लेकिन अब आप मुंबई में भी बेचोगे, दिल्ली में भी बेचोगे, बिहार में भी बेचोगे, यूपी में भी बेचोगे, हर जगह आपका रिच रहेगा, ग्लोबल रिच रहेगा, आपका मार्केट रिच आपका बढ़ेगा बेटा। कस्टमर ज्यादा एक्सेस कर पाएंगे आपके सामान को, कस्टमर ज्यादा एक्सेस कर पाएंगे, आपका एफिशिएंसी लेवल भी बढ़ जाएगा। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करो। एक मैन्युफैक्चरर जब होलसेलर को डिस्ट्रीब्यूट करने लगता है, होलसेलर जब रिटेलर को डिस्ट्रीब्यूट करने लगता है, तो ओवरऑल एफिशिएंसी भी तो बढ़ेगा। ठीक है, ओवरऑल एफिशिएंसी भी तो बढ़ेगा। और इस चैनल के मदद से आपका लॉजिस्टिक्स भी ऑप्टिमाइज हो जाएगा, इन्वेंट्री को भी आप सही तरीके से मैनेज करना सीख जाओगे, और कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो बहुत ज्यादा है भाई। कस्टमर आपसे सेटिस्फाई रहेगा, कस्टमर बोलेगा वाह क्या सर्विस दे रहा है, ऑल इंडिया सर्विस मिल रहा है हमको। जैसे मैगी, आप कहीं भी रहो, आप एक छोटे से गांव में भी क्यों ना रहो, आपको मैगी वहां पे मिल ही जाएगा। क्यों सर? मैगी का चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेटा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हर जगह मैगी मिलता है। मैगी का प्रोडक्शन भी उतना लार्ज लेवल पे ही होता है,
और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी लार्ज लेवल पे होता है। छोटे से छोटे गांव में चले जाओ बेटा, मैगी आपको वहां पे मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैगी बहुत पॉपुलर ब्रांड है। उसका भाई उत्पादन भी लार्ज होता है, उसका प्रोडक्शन भी लार्ज होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी लार्ज होता है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? ये है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कितने मार्क्स का आएगा सर? 2 मार्क्स का आएगा। इसीलिए आपको कितने लाइंस में लिखना है? 4 से 5 लाइन में लिखना है। 4 से 5 लाइन में लिखना है। एक बार प्रॉपर आप डेफिनेशन सुना दो तो मेरे को, एक बार बेटा आप प्रॉपर मेरे को डेफिनेशन सुना दो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्या बोल सकते हो बताओ? ए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू द पाथ थ्रू विच गुड्स एंड सर्विसेज ट्रैवल फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द फाइनल कंज्यूमर। मतलब कि एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक रास्ता है जहां से गुड्स भाई एक मैन्युफैक्चरर से फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचता है, और इसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट शामिल होते हैं, जैसे होलसेलर हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, रिटेलर हो गए, एजेंट हो गए। इसके बाद बता देना, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। डायरेक्ट कब होंगे? जब एक मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कस्टमर को बेच देगा। और इनडायरेक्ट कब होंगे? जब एक मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर एक इंटरमीडिएटरी का यूज करेगा, होलसेलर का यूज करेगा, तब जाके वो इनडायरेक्ट होगा। बस इतना तुम लिख दोगे ना, तुमको 2 में से 2 मिल जाएगा। गारंटी है भाई, गारंटी है। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब बढ़ते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? क्यों करना है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? क्या है ऐसा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में? चलो तो इसमें देखो, सबसे पहले तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करके आपका मार्केट रीच बढ़ता है। मार्केट रीच बढ़ता है। मान लो आप पहले एक छोटे से मार्केट में अपना सामान बेचते थे, लेकिन जब से आपने चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया है, जब से आपने होलसेलर और रिटेलर का मदद लेना शुरू किया है, आपका आसपास के सारे मार्केट को एक्सपांड हो गया है। पूरा कोलकाता में आपका सामान बिकता है, पूरा वेस्ट बंगाल में आपका सामान बिकता है। तो इंपॉर्टेंस क्या है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का? एक प्रोड्यूसर अकेले हर जन को सामान नहीं बेच सकता। एक प्रोड्यूसर बेटा अकेले हर जन को सामान नहीं बेच सकता, उसको हेल्प लेना पड़ता है। उसको होलसेलर, एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर का हेल्प लेना पड़ता है। और उसका अगर हेल्प लोगे, अगर अपना चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाओगे, तो भाई मार्केट रीच भी बढ़ेगा। मार्केट रीच भी बढ़ेगा, हर जगह तुम पहुंच पाओगे, हर जगह तुम्हारा सामान पहुंच पाएगा बेटा, माला माल हो जाओगे तुम। तो चैनल एक्सपांड द रीच ऑफ प्रोडक्ट बाय कनेक्टिंग प्रोड्यूसर विद ए ब्रॉडर कस्टमर बेस। सीधा सा बात है, कस्टमर बेस को एकदम ब्रॉड कर देना, इंक्लूडिंग वेरियस ज्योग्राफिक एंड डेमोग्राफिक सेगमेंट्स। ठीक है, तो यहां पे क्या करता है मार्केट रीच मतलब चैनल जो है वो रिच बढ़ा देता है, वो सामान का एकदम रिच बढ़ा देता है। आपके सामान एकदम जगमगा जाएगा पूरा मार्केट में भाई, एकदम पॉपुलर हो जाएगा आपका सामान। ठीक है, चलो इसके बाद कस्टमर एक्सेस, मतलब कस्टमर लोग एक्सेस कर पाएंगे आपके सामान को। हर जगह के हर लेवल के कस्टमर लोग आपके सामान को एक्सेस कर पाएंगे, बिकॉज आपका सामान, आपका जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल रहेगा। मेन बात तो अवेलेबिलिटी पे ही आता है ना। आपका सामान अच्छा है या बुरा है वो ज्यादा मैटर नहीं करता, अवेलेबिलिटी मैटर करता है। क्या आपका सामान पूरा का पूरा मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है वो मैटर करता है। तो कस्टमर लोग एक्सेस कर पाएंगे आपके सामान को। दे फैसिलिटेट कस्टमर एक्सेस टू प्रोडक्ट इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी वेयर एंड व्हेन कस्टमर्स नीड देम। सीधा सा बात है। अच्छा, एक और फायदा, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत बढ़िया तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के मदद से आप अपने सामान को बहुत बढ़िया तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हो, जहां पे लॉजिस्टिक्स भी ऑप्टिमाइज कर पाते हो, आप अपना इन्वेंट्री भी, अपना वेयर हाउस या इन्वेंट्री भी बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज कर पाते हो, अपना ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज कर पाते हो। क्लियर है? इसके बाद कॉस्ट मैनेजमेंट, आपका जो कॉस्ट कटिंग है या कॉस्ट मैनेजमेंट है वो भी आप कर पाते हो। आपका जो खर्चा है उसको आप बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हो। किस वजह से सर? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। आप अगर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करोगे ना, तो क्या होता है बेटा, इससे आपका कॉस्ट मैनेजमेंट भी होता है। दे हेल्प मैनेज कॉस्ट एसोसिएटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं उसको आप प्रॉपरली मैनेज करोगे, और जो रिसोर्सेस है उसका बेस्ट यूज करोगे बेटा, बेस्ट यूटिलाइज करने की कोशिश करोगे। क्लियर है? इसके बाद इससे क्या होता है, इससे आपका सेल्स भी होता है, मार्केटिंग भी होता है। ऑफ कोर्स समझो ना, आप पहले इतना छोटा मार्केट में अपना सामान को बेचते थे,
क्या कोई जानता था आपके सामान को? अब आप इतना बड़ा मार्केट में अपना सामान को बेचोगे तो हर कोई जानेगा। अगर हर कोई जानेगा तो ऑटोमेटिकली बेटा मार्केटिंग हो जाता है, ऑटोमेटिकली मार्केटिंग हो जाता है। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपका मार्केट रीच बढ़ेगा, तो मार्केटिंग भी तो हो रहा है बेटा, आपका फ्री में मार्केटिंग हो रहा है। मार्केटिंग के लिए कोई अदर एक्सपेंस आपको नहीं खर्चा करना पड़ रहा है। समझिए ध्यान से, क्लियर है? चलिए, तो यहां पे क्या है सर? चैनल सपोर्ट सेल्स एंड मार्केटिंग efforts by the providing valuable insight into customer preference and market trend. मार्केट रीच बढ़ेगा, इट मींस आपका एडवर्टाइजिंग भी हो रहा है, मार्केटिंग भी हो रहा है बेटा। मार्केटिंग करने के लिए कोई दूसरा एक्सपेंस आपको नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है? इसके बाद कस्टमर सर्विस, दे ऑफर एडिशनल सपोर्ट सर्विस सच एज प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, आफ्टर सेल सर्विस एंड हैंडलिंग रिटर्न। मतलब कि चैनल ऑफ अगर एक चैनल को आप क्रिएट करते हो उसके वजह से ना एडिशनल सर्विसेज आपको देना पड़ेगा, जो एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। कस्टमर सेटिस्फाइड रहेंगे आपके। अगर आप चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का सहारा लेते हो तो आपको एडिशनल सपोर्ट सर्विस देना पड़ेगा, आपको प्रॉपर तरीके से हैंडलिंग रिटर्न, आफ्टर सेल सर्विसेज, प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन बहुत बढ़िया तरीके से देना पड़ेगा, जिससे आपके जो कस्टमर है वो सेटिस्फाइड रहेंगे, बारंबार आएंगे, लगातार आएंगे, बोलेंगे भैया हमको यही प्रोडक्ट चाहिए, यही सामान चाहिए, बिकॉज इसका जो सेल सर्विस है, इसका जो कस्टमर सर्विस है वो बेहतरीन है। इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क को मैनेज करता है चैनल, ठीक है? मान लो एक मैन्युफैक्चरर, रिस्क मैनेजमेंट क्या है सुनो। मान लो एक बेचारा मैन्युफैक्चरर एक 100 पैकेट्स ऑफ नूडल्स वो बना लिया, 100 पैकेट्स ऑफ नूडल्स वो उत्पादन कर लिया, वो मैन्युफैक्चर कर लिया, क्लियर है? इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वो ना इनसिक्योर है कि भैया मैं ये नूडल्स का पैकेट्स तो बना लिया, लेकिन इसको खरीदेगा कौन? मेरे को तो कोई नहीं जानता है, मेरे को तो कोई नहीं जानता है, खरीदेगा कौन इसको? मैंने 100 पैकेट्स ऑफ नूडल्स तो बना लिया, लेकिन इसको खरीदेगा कौन? मेरे को तो कोई नहीं जानता है। मैं अगर जा के बेचूं तो मेरा कितना टाइम लग जाएगा, मेरा कितना एफर्ट लग जाएगा। उस समय में भगवान बन के उनके लिए आता है बेटा श्रीमन विष्णु बन के उनके लिए आता है होलसेलर। उस समय में भगवान बन के उनके लिए कौन आता है सर? होलसेलर आता है, और होलसेलर बोलता है भाई तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं बेचूंगा तुम्हारा ये सामान, बस मेरे को थोड़ा कमीशन दे देना, मैं बेचूंगा ये जो सामान है, 100 पैकेट्स ऑफ नूडल्स है, ये मैं बेचूंगा, तो टेंशन मत कर मैन्युफैक्चरर। और होलसेलर क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है रिटेलर्स को, रिटेलर कस्टमर को बेच देता है। आपके आसपास के दुकान को देखोगे वो लोकल सामान को ना ज्यादा प्रमोट करते हैं कि भैया ये नया ब्रांड आया है, लेके जाओगे क्या? बिटिया को बहुत ज्यादा पसंद आएगी, आपके बेटे को बहुत ज्यादा पसंद आएगी, लेके जाओ ना प्लीज। तो सिंपल सी बात है, उनको ना कमीशन मिलता है उस पे, उनको कमीशन मिलता है उस पे, ठीक है? तो रिस्क मैनेजमेंट, तो रिस्क आपका जो है वो कम हो जाता है चैनल की वजह से। अरे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से रिस्क जो है आपका कम हो जाता है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये बताता है कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ होलसेलर भी है, रिटेलर भी है, ठीक है? आपके साथ बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज खड़े हुए हैं। सो चैनल्स कैन हेल्प डिस्ट्रीब्यूट रिस्क एसोसिएटेड विद इन्वेंट्री एंड मार्केट फ्लक्चुएशन अक्रॉस मल्टीपल एंटिटीज, ठीक है? तो आप लोग को समझ में आया? चलिए अब ना भाई टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पढ़ेंगे। क्या सर? टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक है हमारा, और यूनिट नंबर 4 हमारा खत्म हो जाएगा। तो आपको तो बता ही चुका हूं, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट चैनल्स, एक होता है इनडायरेक्ट चैनल। एक होता है डायरेक्ट चैनल, एक होता है इनडायरेक्ट चैनल, ठीक है? सुनो, एक होता है डायरेक्ट चैनल। सर डायरेक्ट चैनल मतलब क्या? सीधा सा बात है, जब एक प्रोड्यूसर सीधा अपने फाइनल कंज्यूमर को सामान बेच देता है, उसको बोलते हैं बेटा डायरेक्ट चैनल। मतलब किसी भी बिचौलिया का उसने साथ नहीं लिया, इसको बोलते हैं जीरो लेवल चैनल, ठीक है? डायरेक्ट चैनल मतलब क्या होता है? जीरो लेवल चैनल। आइए इसको पढ़ते हैं। एक होता है डायरेक्ट चैनल, एक होता है इनडायरेक्ट चैनल। हम लोग सबसे पहले अब पढ़ेंगे जीरो लेवल चैनल यानी डायरेक्ट चैनल के बारे में पढ़ेंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है? व्हेन द मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर, एक ही बात होता है, when the manufacturer or producer directly sell the goods to the customer without involving any middleman, it is known as direct channel or zero level channel। मतलब किसी भी मिडिलमैन के इन्वॉल्वमेंट के बिना
अगर मैं डायरेक्टली बेच दिया अपना सामान, मैं ये पेन खुद बनाया और मैं ये पेन खुद खुद जाके बेच रहा हूं, इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा जीरो लेवल चैनल। मैं ये पेन खुद बना रहा हूं और मैं खुद ही बेच रहा हूं, तो इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा? उसको मैं बोलूंगा जीरो लेवल चैनल। मतलब किसी भी मिडिलमैन को मैंने इन्वॉल्व नहीं किया, किसी भी बिचौलिया को मैंने इन्वॉल्व नहीं किया, किसी भी होलसेलर या रिटेलर किसी को भी मैंने इन्वॉल्व नहीं किया। इट इज द सिंपलेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है? ये सिंपल मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सिंपलेस्ट मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। आराम से आप अपना सामान बनाओ और बेचो, सारा का सारा प्रॉफिट आपका। जैसे समोसे वाला एक समोसा बनाया और समोसा डायरेक्टली बेच दिया कस्टमर को, ये क्या है बेटा? ये है डायरेक्ट वो चैनल, जीरो लेवल चैनल, जीरो लेवल चैनल, जीरो लेवल चैनल। सेलिंग थ्रू पोस्ट, इंटरनेट और डोर टू डोर। आजकल लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं ना, आजकल देखिए, आजकल टिफिन सर्विसेज चालू किया है, टिफिन सर्विसेज, जहां पे क्या होता है, जहां पे मैं अपने घर में बैठ के टिफिन बना रहा हूं और भाई ऑनलाइन ही मैं उसको दे आ रहा हूं। मतलब सीधा सा बात है, एक मैन्युफैक्चरर ही कस्टमर को डील कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? जीरो लेवल चैनल। बीच में किसी भी बिचौलिया का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कौन कौन से मेथड से होते हैं ये वाला देखिए। जैसे एग्जाम्पल है जहां से आप बर्गर खाते हो, मैकडोनल्ड्स, बाटा, ये सब क्या करता है? ये सब खुद बनाता है और खुद आपको प्रोवाइड कर देता है। डोमिनोज, आप एक डोमिनोज को जाके बोलो कि डोमिनोज हमको चाहिए पिज्जा, तो ये लोग खुद बनाएगा और खुद आपको प्रोवाइड कर देगा। ये क्या है? डायरेक्ट चैनल। ये क्या है? डायरेक्ट चैनल। तो देखिए मेथड्स क्या क्या है, देखिए मेथड्स क्या क्या है, मेथड्स ऑफ डायरेक्ट चैनल। ध्यान दीजिए जरा। सबसे पहले तो है डोर टू डोर सेलिंग। भाई आपके डोर पे कभी कभी ऐसे आता होगा नॉक, क्या आपको ये शैम्पू खरीदना है? हम लोग खुद बनाते हैं। तो मेथड्स ऑफ डायरेक्ट चैनल क्या क्या है? वो डोर टू डोर चैनल, ठीक है, इंटरनेट सेलिंग, मेल ऑर्डर सेल्स, इसके बाद वो कंपनी ओन्ड रिटेल आउटलेट्स एंड बहुत सारा चीज, ठीक है। सो मेथड्स ऑफ डायरेक्ट चैनल क्या क्या है? सबसे पहले आपके वो दरवाजे पे कोई आएगा और आपको बेचने की कोशिश करेगा, वो डोर टू डोर सेलिंग, इंटरनेट सेलिंग, इसके बाद मेल ऑर्डर सेलिंग, इसके बाद कंपनी ओन्ड रिटेल आउटलेट्स, इसके बाद वो टेली मार्केटिंग, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब मेथड्स ऑफ डायरेक्ट चैनल है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इनडायरेक्ट चैनल के बारे में, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इनडायरेक्ट चैनल के बारे में। सुनो, अगर एक मैन्युफैक्चरर एक या दो या तीन या चार जितने भी मिडिलमैन को इन्वॉल्व करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट चैनल। यहां पे क्या लिखा हुआ है? When a manufacturer or a producer employs one or more middlemen to distribute goods। अगर मैंने किसी मिडिलमैन को अपॉइंट किया है बेटा, वो चैनल को मैं कहूंगा इनडायरेक्ट चैनल। अगर एक मैन्युफैक्चरर या एक प्रोड्यूसर, एक दो तीन चार जितना भी मिडिलमैन को आप इन्वॉल्व करते हो, अगर मिडिलमैन को इन्वॉल्व किया तो वो बन गया बेटा इनडायरेक्ट चैनल। मिडिलमैन को तुमने इन्वॉल्व किया, उसी वक्त वो बन गया इनडायरेक्ट चैनल। अगर एक प्रोड्यूसर वो डायरेक्टली बेचता है तो वो डायरेक्ट चैनल, इनडायरेक्टली बेचता है तो वो इनडायरेक्ट चैनल। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले आता है वन लेवल चैनल। वन लेवल चैनल में क्या होता है? देखो यहाँ पे क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर कस्टमर को बेचता है। एक मैन्युफैक्चरर रिटेलर को बेचता है। सुनो, एक मैन्युफैक्चरर है, वो क्या करता है? आपके आसपास वाले वो शर्मा जी वर्मा जी को बेच दिया और शर्मा जी वर्मा जी आपको बेच दिए। सिंपल सा बात है। आपके आसपास वाले दुकान को बेच दिया और आपके आसपास वाले दुकान आपको बेच दिए। सिंपल सा बात है। तो वन लेवल चैनल में क्या होता है कि एक मैन्युफैक्चरर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर कस्टमर को बेचता है, ठीक है। यहां पे ज्यादा समझाने को नहीं है। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है? दिस चैनल इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वन मिडिलमैन। सिर्फ एक मिडिलमैन यहां पे यूज होता है, रिटेलर who in turn sells them to the ultimate customer। सीधा सा बात है, सिंपल सा बात है। प्रोड्यूसर रिटेलर को बेचेगा, रिटेलर अल्टीमेट कस्टमर को बेच देगा। बात खत्म। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो टाटा सेल्स इट कार थ्रू कंपनी अप्रूव्ड रिटेलर। तो टाटा किसको बेचता है?
वो टाटा अपना कार रिटेलर्स को बेचता है, रिटेलर्स आपको बेचते हैं। ठीक है, समझे समझे आप लोग। बहुत सारा स्मार्टफोन ब्रांड भी है, बहुत सारा स्मार्टफोन ब्रांड भी है। सुनो, ओप्पो वीवो क्या करता है बेटा, ओप्पो वीवो सैमसंग क्या करता है, रिटेलर को बेचता है। सबसे पहले रिटेलर को बेचता है अपना फोन, और रिटेलर आपको बेचता है। आप जो मोबाइल स्टोर में जाते हो ना, आप समझते हो ये ओप्पो का ही स्टोर है, नहीं, ये ओप्पो अप्रूव्ड रिटेलर है। वो रिटेलर को क्या करता है, रिटेलर को बेचता है अपना, और रिटेलर आपको बेचता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे वन लेवल चैनल, जहां पे एक मैन्युफैक्चरर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर आपको बेचता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वन लेवल चैनल। अब देखिए, अब सेकंड क्या हो गया, सेकंड हो गया टू लेवल चैनल। सेकंड हो गया टू लेवल चैनल, जहां पे सुनो, जहां पे मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर कस्टमर को बेचता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टू लेवल चैनल, जहां पे मैन्युफैक्चरर एक होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर कस्टमर को बेचता है। अंडर दिस चैनल होलसेलर एंड रिटेलर एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर। सिंपल सी बात है, जैसे कि साबुन चाहिए, राइस चाहिए या क्लोथ्स चाहिए, मतलब कि डेली की जो चीजें है ना, उसमें ना होलसेलर का रिक्वायरमेंट पड़ता है, बिकॉज बहुत ज्यादा वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, बहुत सारा चीज वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, इसीलिए। तो मैन्युफैक्चरर के बाद होलसेलर, होलसेलर के बाद रिटेलर, रिटेलर के बाद कस्टमर। इस चैनल को हम लोग क्या बोलेंगे, टू लेवल चैनल, टू लेवल चैनल। फिर आता है बेटा थ्री लेवल चैनल। मोस्टली थ्री लेवल चैनल बहुत कम ही यूज होता है, ठीक है, बहुत कम ही लोग यूज करते हैं थ्री लेवल चैनल। लेकिन अब देखो थ्री लेवल चैनल क्या होता है, सुनो। सबसे पहले एक मैन्युफैक्चरर एजेंट को बेचेगा, अपना एजेंट को बेचेगा, मतलब कि यहां पे ना वो लोड नहीं लेना चाहता। कौन सर, अरे ये बनाने वाला, मतलब कि वो लोड नहीं लेना चाहता, लोड बिल्कुल नहीं लेना चाहता, इसीलिए वो एजेंट रखता है अपना। सबसे पहले वो मैन्युफैक्चरर अपने लिए एक एजेंट रखता है। वो एजेंट क्या करता है, होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर कस्टमर को बेचता है। सिंपल सा बात है। सो द लेबल कंप्राइजेस ऑफ थ्री मिडिलमैन, that is agent, wholesaler and retailer. The manufacturer supply the goods to their agent. सबसे पहले क्या करता है मैन्युफैक्चरर, एजेंट को सप्लाई कर देता है, बोलता है सारा लोड अब तुम संभालो बेटा, सारा लोड अब तुम संभालो बेटा। और वो एजेंट क्या करता है, एजेंट होलसेलर को सप्लाई करता है, होलसेलर रिटेलर को सप्लाई करता है, और रिटेलर फाइनल कंज्यूमर को बेच देता है बेटा। ये क्या है, थ्री लेवल चैनल। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा वो डायरेक्ट चैनल, यानी कि जीरो लेवल चैनल, जहां पे एक मैन्युफैक्चरर खुद अपना सामान को कस्टमर को बेच के आता है, उसको क्या बोलते हैं, जीरो लेवल चैनल। उसको कोई बिचौलिया का रिक्वायरमेंट नहीं है। मेथड्स हमने पढ़ा, डोर टू डोर सेलिंग, ठीक है, इंटरनेट सेलिंग, इंटरनेट पे भी बिकता है ऐसा, मेल ऑर्डर सेलिंग, आपने मुझे मेल किया, मैंने आपको भिजवा दिया, सिंपल सा बात है। इसके बाद कंपनी ओन्ड रिटेल आउटलेट्स, इसके बाद वो टेली मार्केटिंग, बहुत सारा मेथड्स होता है। इसके बाद बेटा हमने पढ़ा इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल मतलब जब एक मैन्युफैक्चरर को, जब एक प्रोड्यूसर को बिचौलिया का रिक्वायरमेंट पड़ता है बेटा, जब एक मैन्युफैक्चरर ये सोचता है कि मैं ये सामान खुद के मदद से नहीं बेच सकता, मेरे सामर्थ्य के बाहर है, तो वो बिचौलिया का हेल्प लेता है, मिडिल मैन का हेल्प लेता है। मिडिल मैन का जब हेल्प लेता है उसको बोलते हैं बेटा इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल, तो इनडायरेक्ट चैनल के बहुत सारे टाइप्स हैं। एक होता है वन लेवल चैनल। वन लेवल चैनल में मैन्युफैक्चरर रिटेलर से कांटेक्ट करता है, रिटेलर कस्टमर को बेचता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मैन्युफैक्चरर होलसेलर को कांटेक्ट करता है, होलसेलर रिटेलर को कांटेक्ट करता है, रिटेलर कस्टमर को बेचता है। इसको बोलते हैं टू लेवल चैनल। इसके बाद आता है थ्री लेवल चैनल, जब मैन्युफैक्चरर कोई लोड लेना ही नहीं चाहता, आलसी होता है उस केस में, वो बोलता है कि मैंने सामान बना दिया, बस खत्म मेरा ड्यूटी। वो क्या करता है, एजेंट को अपॉइंट करता है। एजेंट क्या करता है, एजेंट होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर कस्टमर को बेचता है। ये क्या हो गया, ये हो गया थ्री लेवल चैनल। थ्री लेवल चैनल, समझे आप लोग, बिल्कुल। तो इसी तरीके से ये चैप्टर हमारा जो है खत्म हो गया बाबू। अब हम लोग चैप्टर नंबर 5 पे जाएंगे, लेकिन आज के लिए, अभी के लिए ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।